जहां भाजपा ने अपना उम्र के क्राइटेरिया में ये देखा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मौका दिया जाए, वहीं कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मौका दिया है, उम्मीदवारों को उन सीट पर जहां बीजेपी के नेता जीतते आ रहे हैं वहां पर नए चेहरों को उतारा है, कम उम्र के चेहरों को उतारा है। तो ये एक युवा चेहरों को आगे लाने का एक कांग्रेस ने अच्छा प्रयास किया है और निश्चित ही ये नए चेहरे एक अच्छी फाइट देंगे, कांग्रेस का मानना है। ठीक ठीक ठीक। अनुराग, आपका फिर से मैं रुख करूंगी। अभी जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, सहयोगी अंशिका जिक्र कर रही थी बुधनी की हम फिर से बात करें। मस्ताल को मैदान में तो उतार दिया गया है, पर क्या ये नहीं लगता मस्ताल को उतारने से कि कुछ और ऑप्शन कांग्रेस को देखने चाहिए थे, मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए था, या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि नहीं वहां पर तो मजबूत ही दावेदार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही जीतेंगे, तो इसलिए किसी को भी उतारो चलेगा? बिल्कुल, देखिए पिछले बार के मुकाबले यदि इस बार हम देखें तो बीजेपी अलग मोड पर नजर आ रही है और उसके पलट कांग्रेस उन्हीं चेहरों पर दाव लगाती हुई नजर आ रही है जो मौजूदा एमएलएज हैं। और बुधनी की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, विक्रम मस्ताल को टिकट देकर ये कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है कि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का काम किया जाए ताकि चर्चा उस विधानसभा सीट को लेकर हो, लेकिन किसी बड़े चेहरे को नहीं उतारकर यह भी एक तरीके से संकेत देने की कोशिश की है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जो है वो कांग्रेस की को घेरने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी 230 सीटों पर किस तरीके से माहौल बनाया जाए उस पर सबसे ज्यादा फोकस पार्टी का है। यदि एक दो सीटें कमजोर साबित होती हैं तो वहां पर पार्टी वॉक ओवर दे सकती है। लेकिन एक और अहम बात है कि जहां पर बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को उतारा है, जैसे राकेश पाठक को जबलपुर पश्चिम में उतारा है, नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर प्रहलाद पटेल को उतारा है, विंध्य इलाके में रीति पाठक और गणेश सिंह को उतारा है। उन सीटों पर अभी उम्मीदवार पार्टी ने घोषित नहीं किए। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के मुकाबले कौन होगा यह अभी तय नहीं है, रीति पाठक गणेश सिंह के मुकाबले कौन खड़ा होगा यह अभी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ सीटों को अभी पार्टी ने होल्ड करके रखा है, यानी कि अगली ठीक 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 लौटेंगे। ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंत्री जी के साथ, शिव डहरिया के साथ मौजूद है। ममता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मंत्री शिव डहरिया के बंगले में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी वो बाहर आए थे लेकिन अभी भीतर गए हुए हैं। अगर हम बात करें ये पूरी जो कांग्रेस की जो सूची है, न्यूज 18 ने जो लिस्ट दिखाई थी उस पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि पहले चरण में कौन से वो नाम हो सकते हैं और उसके साथ ही कि मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। ये शिव डहरिया का बंगला है और इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी है, बस थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे और अभी भीतर गए हैं। जाहिर तौर पर जब नाम आता है इस तरीके से तो पूजा पाठ भी की जाती है, क्योंकि ये जरूर है कि एक तरह से हाईकमान ने तय कर दिया था कि किसी भी मंत्री की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन चुनाव है और चुनाव में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और जाहिर तौर पर कि डर भी लगा रहता है। तो एक तरह से कहें कि तैयारी तो सभी की थी, वो सुबह से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद है काफी समय से। जब आपने शिव डहरिया से बात की आरंग से, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो क्या उनको कोई कंपटीशन नजर आ रहा है अपने इलाके में, या फिर जीत का दावा जैसे कि हर कोई करता है वैसे ही करते नजर आ रहे हैं? देखिए, शिव डहरिया को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि क्या वो जो है वो जगह बदल सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो जो मंत्री रुद्र गुरु हैं उनको लेकर इस तरह की चर्चा थी। शिव डहरिया की अगर हम बात करें तो शिव डहरिया जो है वो आरंग से ही लड़ेंगे और जाहिर तौर पर पहले से वो कह रहे थे कि मेरी पूरी तैयारी वहां पर है और चूंकि ऐसी जो है वो समाज को जो है वो बिलोंग करते हैं तो वहां पर वोटर्स भी वो है आरंग के आसपास। तो उनका कहना है कि वो लगातार इस तमाम चीजों को लेकर जो है वो तैयार हैं, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम सूची की जो बात करें तो 4 विधायकों का जो है वो टिकट काटा गया है। जो नवागढ़ है वहां से गुरदयाल बंजारे, खुज्जी से छन्नी साहू, कांकेर से शिशुपाल सोरी और पंडरी से ममता चंद्राकर। शिशुपाल सोरी को लेकर अगर हम बात करें और ये नामों को लेकर हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो नाम है वो एक तरह से कहे कि राडार पर है और ये कभी भी जो है हो सकता है इनके नाम जो है वो कट जाए। और ममता, कोशिश कीजिए शिव डहरिया से आप बात कर सके। इस बीच शैलेंद्र के पास दोबारा चलेंगे। शैलेंद्र, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, सिंधिया समर्थक विधायकों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी 2018 में? अगर हम बात करें तो उनका कितना ख्याल रखा गया है बीजेपी की तरफ से भी, और उनके सामने कांग्रेस ने किस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं?
शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शैलेंद्र, सिंधिया समर्थक विधायकों के सामने कांग्रेस ने कितने दमदार चेहरे उतारे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जो भी सिंधिया समर्थक है उनके सामने जैसे सुरेश राजे जो इमरती देवी है उसके सामने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तो सुरेश राजे पिछली बार उन्होंने उपचुनाव में इनको अच्छी पटकनी दी थी और ये माना जा रहा है कि इमरती देवी और सुरेश राजे दोनों समधी समधन भी है, तो इनके बीच एक बहुत ही अच्छी फाइट होगी। लेकिन शिवपुरी में देखा जाए तो वह एक प्रयोग किया है कि वहां पर जो केपी सिंह पिछोर से थे उनको शिफ्ट कर दिया है। तो शिवपुरी में भी निश्चित ही, क्योंकि वहां यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, वो मना कर चुकी है। तो अब यहां पर शिवपुरी में भाजपा का चेहरा कौन होगा ये अभी देखने की स्थिति होगी, क्योंकि ये बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में या शिवपुरी में किसी सीट से लड़ाया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि अब यहां पर भी एक रोचक समीकरण होंगे। केपी सिंह के आने से शिवपुरी में स्थिति बदली है। तो इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या जो प्रमुख चेहरे हैं उन सभी को मौका यहां पर दिया गया है, जो कि सिंधिया समर्थक थे लेकिन जो बाद में इधर कांग्रेस में ही जुड़े रहे उनके साथ नहीं गए। और समीकरणों को अगर देखा जाए तो अभी एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि कांग्रेस उन सीटों पर अपने नाम नहीं दे पाई है जो कि केंद्रीय मंत्री है जिन्हें भाजपा ने उतारा था। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अभी तक कोई चेहरा तलाश नहीं कर पाई है, जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सके। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीज़ों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। मुख्यमंत्री लगातार राजनांदगांव का भी दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कमल को वोट देना मतलब अडानी को। जी, ये बात जुड़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार इतना सहयोग करती दिखती है कुछ व्यवसायिक घरानों का, बड़े व्यवसायिक घरानों का, तो वो नाम जुड़ जाता है कि पहले भी रमन सिंह जी के शासनकाल में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली, बहुत आगे वो बढ़े, तो दिखता है लोगों को। तो वही चीज मुख्यमंत्री जी ने कही। सांसद को भी, दीपक बैस को भी इस बार नाम दिया गया है। जी, मेरे ख्याल से वहां से वो सबसे अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे अपने विधानसभा से, और वहां से लड़ने से आसपास के भी विधानसभाओं पे सीधा अनुकूल प्रभाव कांग्रेस के लिए पड़ेगा। जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और युवाओं का हमेशा सम्मान करती है और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी पार्टी के सभी नेताओं को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। देखिए, उनकी सासू माँ है, वो मिठाई खिला रही है और निश्चित रूप से एक कितना खुशी होते तो दमांडला फेर टिकट दे। अच्छा खुशी हुई बेटा। अच्छा, देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपको आरंग से टिकट मिली, हालांकि ये कयास भी लगाया जा रहे थे, क्या बदला जा सकता है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाह थी और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाती है और हमारी पार्टी पे पूरे प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है और मंत्री शिव डहरिया जी क्या कहेंगे, कितनी लीड रहेगी इस बार? देखिए, इस समय पार्टी बेहतर काम कर रही है और हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और इस बार जो लीड है वो पिछले समय हम जितना से चुनाव जीते तो उसे डबल लीड से कांग्रेस जीतेगी। 4 महिला प्रत्याशियों को भी आपने उतारा है। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में है। ममता, उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आरंग में कोई मुकाबला वो देख रहे हैं और उन लोगों को भी आगे। देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और सर, ये जो है आपको आप जो आरंग से लड़ रहे हैं और अगर हम बात करें तो विधायकों की टिकट काटी गई, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, वो भी जो जिन विधायकों की टिकट कटी है वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका भी सहयोग पार्टी को मिलेगा। पार्टी आगे उन लोगों को और भी अवसर देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है और हमारी सरकार पिछले समय तो हम 68 सीटें जीत के आए थे, बाद के उपचुनाव में भी हम जीते हैं और आने वाले समय में अभी तो जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार, लेकिन हमारा टारगेट पूरा 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हम जीत के आएंगे।
अगर हम बात करें सर तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ महिला विधायकों के जो है वो टिकट काटे गए हैं। नहीं, टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके बदले में और भी महिलाओं को टिकट दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी किस तरीके से है? हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही है हमारी पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और हमारी तैयारी आज की नहीं, पूरे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, राजनांदगांव से जो नाम आया है वो काफी चौंकाने वाला नाम आया है, गिरीश देवांगन। हालांकि वो लड़ेंगे और पहले भी अलग अलग तरह से उनके नाम आते रहे हैं, कभी राज्यसभा के लिए भी नाम आता रहा, लेकिन अब राजनांदगांव में आपने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। निश्चित रूप से वो हमारे बेहतर प्रत्याशी है और अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। और इस बार आपने देखा होगा 20 सीटें जो पहले फेज की है उसमें हम 19 सीट जीते हैं। इस बार भी हम राजनांदगांव जीतेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होगा। सर, राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो अमित शाह आ रहे हैं नामांकन के लिए और पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी उस पर ताकत लगाना चाहेगी। ऐसे में क्या माने कि गिरीश देवांगन जो है, आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान के चलते थे या फिर आपको लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ में ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और इनके जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। 4.25 साल कभी इनके दर्शन हुए क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। आप लोग इंतजार कर रहे थे टिकट का, तो ये जो है यहाँ पर बात करते हैं, उनकी सासू माँ है और यहाँ पे मौजूद है। दामाद जी को टिकट फिर से मिल गई? फिर हाँ, खुश है, खुश है, बहुत खुश, बहुत काम करवाए मुर्दामान, बहुत काम करवाए है। हाँ, अपन क्षेत्र में ऐसे कोई विधायक नहीं कराए बेटा, वैसे ही काम कराए। हाँ। मिठाई खाओ तो अपन दिखा दो। हाँ। मिठाई। हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अच्छा लगा, उम्मीद रही से मतलब? हाँ, टिकट मिल ही करके जीत के रही। हाँ, जीत के रही। दोबारा मंत्री बनी। ठीक, ठीक, ठीक। ममता क्या लगे थे कि सुबह से तैयारी करते रहो अपन? हाँ, ठीक। ममता, अगर हम आरंग की ही बात करें, शिव डहरिया की यहाँ पर बात करें, जी, मेरा सवाल ममता, आरंग की बात करें, शिव डहरिया की हम बात करें, खुशवंत सिंह मैदान में है बीजेपी के यहां से और खुशवंत सिंह का ही बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें पैराशूट लैंडिंग नहीं चाहिए, हमें ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें ये प्रत्याशी नहीं चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से शिव डहरिया दबदबा रखते हैं, भले खुशवंत सिंह को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही पत्ता साफ कर देंगे। बिल्कुल, देखिए, शिव डहरिया का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और उनका कहना है कि हर तरह की परिस्थिति के लिए वो तैयार हैं। और अगर हम बात करें तो बीजेपी से लगातार जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन जरूर दिखाई दे रहा है और उसी को लेकर अगर हम बात करें तो शिव डहरिया का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, अगर उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें तो बढ़ ही जाती है। जो मौजूदा प्रत्याशी होता है उसको लेकर शिव डहरिया के साथ ये है कि चूंकि वो आरंग से पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी वहां से रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हें वहीं से टिकट मिली, तो इसका कोई विरोध जो है वो उस तरह से नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको लेकर जो है वो विरोध दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ठीक है ममता, दोबारा से आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, शिव डहरिया को हमने सुना, देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता कॉन्फिडेंट में थे कि उनका नाम तो आएगा ही लिस्ट में, कटने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि जो मंत्री है सभी को टिकट मिलेगा, किसी भी मंत्री का टिकट नहीं कटने जा रहा है। हालांकि कई तरह के कयास लगे थे कि श्री डहरिया के नाम को लेकर कि क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हालात क्या है, क्या सर्वे रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव है, तो बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों पर भरोसा जताया है। यहां तक कि रुद्र गुरु जो कि मंत्री है, अपनी सीट छोड़कर नवागढ़ जाना चाहते थे, उनको नवागढ़ भेजा गया है। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। गुरुदयाल बंजारे कांग्रेस विधायक वहां से हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था कि नहीं, उनको ही टिकट दिया जाए, बाहर से किसी आदमी को न लाया जाए। और कांग्रेस भवन तक ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, बावजूद पार्टी आला कमान ने रुद्र गुरु पर भरोसा जताया है और उनकी सीट चेंज की है। तो ये आप मान सकते हैं कि सभी मंत्रियों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और सभी मंत्रियों को यहाँ पर टिकट दिया है। सभी बड़े चेहरों को टिकट दिया है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हालांकि जो लिस्ट है उसमें 6 लोगों के यहाँ पर नाम कटे भी हैं, चाहे पंडरिया की बात कर ले, ममता चंद्राकर का टिकट कटा है,
दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, चित्रकूट से राजमन बेंजाम का नाम कटा है, वहां से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को टिकट मिली है। तो बड़े चेहरों को तरजीह दी गई है, जीतने वाले कैंडिडेट को तरजीह दी गई है। इसके अलावा डोंगरगढ़ विधायक की बात कर ले, भुवनेश्वर बघेल थे, उनका टिकट यहां से कटा है। 6 कुल विधायक हैं जिनका टिकट यहां से कटा है। अगर दंतेवाड़ा में देखा जाए तो देवती कर्मा की जगह उनके बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट दी गई है, तो ये उसी परिवार में टिकट है। बाकी 5 जगह चेहरे बदले गए हैं। 30 में से आप कह सकती हैं कि 5 जो है विधायकों के टिकट कट गए हैं और 1 जगह देवती कर्मा जो है उसी परिवार में, कर्मा परिवार में ही ये टिकट है। तो फिलहाल कांग्रेस ने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले समय में जो अगली लिस्ट आएगी, पहले 30 में 5-6 टिकट अगर कटे हैं तो और भी लोगों को कट सकते हैं। एक मोटा मोटा अंदाजा जो लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 से 20 के बीच टिकट विधायकों के कट सकते हैं। तो उसमें भी वही विधायक ज्यादा होंगे जो कि पहली बार जिन्होंने चुनाव जीता है। बड़े चेहरों पर कांग्रेस कोई रिस्क नहीं ले रही उनका टिकट काटने की। ठीक ठीक ठीक। ममता भी लगातार बनी हुई हैं। ममता देखिए तस्वीरें एकदम साफ है 30 पर तो ठीक ठीक। शिव डहरिया से बात कर रही हैं हमारी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल और कांग्रेस की ओर देख रही है। और हम आने वाले समय में 68 हमारी सीटें थी, इस बार उससे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। सर गुरुदयाल बंजारे उनको लेकर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि आपके लिए और आसान हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है नहीं बनाती उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी आरंग की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर पूरा विश्वास व्यक्त करती है और कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। महिला वोटर प्रत्याशी भी आपने दिए हैं, लेकिन कुछ महिला विधायकों के टिकट काट दिए हैं। नहीं, महिलाओं को पूरा सम्मान हमारी पार्टी देती है और हमारे कांग्रेस के समय में ही महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी लंबे समय तक रही हैं। हमारी पार्टी में महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है और महिलाएं आज सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही हैं और आने वाले चुनाव में भी सारी महिलाएं जो है कांग्रेस को वोट करेंगी। सर ये गिरीश देवांगन जो है वो चौंकाने वाला नाम है राजनांदगांव से, क्या लगता है कि वो आप जीत जाएंगे? आपको लगता है डॉक्टर? देखिए, पहले फेज में जो 20 सीटें में चुनाव हो रहा है उसमें 19 सीटें हमारे पास है, सिर्फ राजनांदगांव को छोड़कर। लेकिन इस बार भी राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। तो ये है शिव डहरिया और उन्होंने कहा, उनका कहना है कि गिरीश देवांगन भी मजबूत कैंडिडेट है। महिला विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि समीकरण को जो है वो ध्यान में रखा गया, जैसे कि महिला विधायकों की बात हो रही है। तो अनुराग देखिए, जब महिला आरक्षण बिल बीजेपी की तरफ से सदन में रखा गया था तो कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा है, हमने लाया था इसे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिस्ट में क्या उम्मीद के हिसाब से महिलाओं को टिकट दिया गया है? उम्मीद तो यही की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवार देखने को मिलेंगी। देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस की सूची को हम यदि देखें तो बीजेपी ने अब तक अपने जो 137 नामों का ऐलान किया उसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने जो 144 नामों का ऐलान किया है उसमें 19 महिलाओं को टिकट दिया है। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने की बात को लेकर भी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करेंगी। लेकिन इस बार का चुनाव यदि हम देखें तो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर लड़ा जा रहा है। अभी तक बीजेपी इस बात को लेकर आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, तो कांग्रेस 144 नामों के साथ मैदान में आ गई और अब ये कहेगी कि हमने उनसे ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए, यानी कि देर आए हम दुरुस्त आए। लेकिन महिलाओं को लेकर जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो फोकस चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनका महिला वोटरों पर सबसे ज्यादा है और महिला चेहरों को भी उतारकर ये संदेश देने की कोशिश जरूर होगी कि हम सबसे बड़े महिला हितैषी हैं, क्योंकि योजनाओं के जरिए तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव हमारे राजनीतिक दलों के पास है। लेकिन अब उम्मीदवारों के नाम के साथ भी पार्टी ये बताने का काम करेंगी कि हमने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को अपना मैदान में उतारने का काम किया। तो अभी लिस्ट आना बाकी है, आधे नाम ऐलान हो चुके हैं, आधे नामों का ऐलान होना बाकी है। उनमें कितने महिला चेहरों को पार्टियां टिकट देती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो कई मायनों में ये सूची कई तरह से संदेश देने वाली जरूर मानी जा सकती है। सिटिंग एमएलए को ज्यादा मौका दिया गया है, कुछ एनपी प्रजा
प्रजापति जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, उनका टिकट पार्टी ने जरूर काटा है। शेखर चौधरी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी ने अभी उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया जहां पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। तो देखना होगा कि अगली सूची में किस तरीके से, किस रणनीति के तहत पार्टी सामने नजर आती है। देखिए अनुराग, ये जो लिस्ट है कांग्रेस की एमपी की लिस्ट है, इससे एक चीज तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि केंद्रीय मंत्रियों के आगे कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस नहीं रख पाई है। 3 जगह पर होल्ड भी किया गया है नाम। बिल्कुल, देखिए सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि जो सांसद हैं उनके सामने भी अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। तो हो सकता है कि कोई खास रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अगली सूची में नामों का ऐलान करे, वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। यदि इन नामों पर हम नजर डालें तो इनमें ज्यादातर वही नाम शामिल है जो सिटिंग एमएलए हैं, कुछ का सीट बदली है और जो बीजेपी छोड़कर आए थे। नीरज शर्मा जो कि सागर में बीजेपी के पूर्व नेता हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भोपाल में नरेला विधानसभा सीट पर इस बार पार्टी ने बदलाव जरूर किया है। मनोज शुक्ला को वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहां पर मंत्री विश्वास सारंग का कब्जा है और बीजेपी वहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने कोई बेहद बड़े चौंकाने वाले फेरबदल इस सूची के जरिए नहीं किए, लेकिन आने वाली सूची बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कौन सा बड़ा चेहरा मैदान में होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एक और खास बात है कि कांग्रेस पार्टी का जिन सीटों पर दावेदारों की भीड़ ज्यादा थी, जहां पर विवाद के हालात थे, उन सीटों को भी पार्टी ने होल्ड करने का काम किया है। तो उन सीटों के विवाद को पार्टी किस तरीके से सुलझाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। और हाल ही में अगर हम कहें तो कई सारे नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या अभिषेक लग रहा है उनको मौका कांग्रेस देगी? देखिए फिलहाल चांसेस तो कम लग रहे हैं क्योंकि डबल बगावत झेलनी पड़ जाती है। जब किसी बाहर से आए कैंडिडेट को आजकल लिया जाता है तो कार्यकर्ता बड़ा एग्रेसिव है और कार्यकर्ताओं का बड़ा ध्यान पार्टियों को रखना पड़ता है। तो जो सिचुएशन छत्तीसगढ़ में बनी है, बीजेपी भी एक आध ही कैंडिडेट है जो कांग्रेस से आएगा, उसको लेने की कोई चांस थी, या कांग्रेस ऐसे किसी कैंडिडेट को जो बीजेपी से आएगा उसको लेने, क्योंकि कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं करते कितना भी बड़ा चेहरा हो। इसीलिए कोशिश यही होती है कि या तो चुनाव से बहुत पहले कोई पार्टी में आ गया है तो उसे टिकट दिया जा सकता है। अंत समय में ऐसी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आजकल पार्टियां पूरे प्रॉपर सर्वे कराती हैं चेहरों को लेकर और तमाम समीकरण देखे जाते हैं। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई पैराशूट लैंडिंग हुई है, कार्यकर्ता सबसे पहले विद्रोह करते हैं। और 2018 का हश्र देखा ही था बीजेपी का कि 2018 में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले थे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों ही दल इस प्रकार का कोई बड़ा रिस्क लेंगे कार्यकर्ताओं को नाराज करने का और दूसरी पार्टी से आए किसी उम्मीदवार को टिकट देने का। हालांकि बीजेपी ने धर्मजीत सिंह को दिया जरूर है तखतपुर से, लेकिन धर्मजीत सिंह काफ़ी पहले आ चुके थे और ये चर्चाएं थी कि धर्मजीत सिंह पहुंच चुके हैं, भाजपा आ जाएंगे। भाजपा में जब शामिल नहीं हुए थे तब भी, और भाजपा में शामिल भी हुए, बड़ा चेहरा भी है जो कि कांग्रेस से थे और इसीलिए तखतपुर में उनको टिकट दिया गया, लेकिन फिर भी वहां पर विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल आजकल पार्टियां रखती हैं। चूंकि लिस्ट जारी हो चुकी है, चाहे बीजेपी की हम बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, हालांकि शेष नाम है अभी, पर यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसा फैक्टर नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस एकदम क्लियर है चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं, कोई नारा नहीं और ना ही कोई चेहरा। कितना प्रचार प्रसार में इससे फर्क पड़ेगा? फिर भी बीजेपी ने 2018 या कहा जाए 15 साल जो चेहरे चर्चा में रहे उन्हीं को टिकट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को टिकट मिला है तो आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। कांग्रेस का भी सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी है, जब से उनको टिकट का उनको मिलने का ऐलान हुआ है। तो चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी जरूर बोल रही है कि कमल के निशान पर या मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल अननोन चेहरे भी नहीं है। तो इसीलिए चेहरों का अभाव तो नहीं है। भाजपा भले ही कोई नाम घोषित नहीं कर रही है, कह रही है कि हम कोई मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस
पर्टिकुलर उन फेस पर, उन चेहरों पर लगातार निशाना साध रही है जिन चेहरों पर 2018 में विपक्ष पर रहते हुए निशाना साधा करती थी। तो चेहरे लगातार निशाने पे है, वो चर्चित चेहरे ही हैं, पुराने चेहरे ही हैं। 43 नए चेहरे जरूर बीजेपी ने अपनी लिस्ट में दिए हैं, लेकिन साथ साथ उन चेहरों को भी दिया है जो कि बेहद चर्चा में रहे और 15 साल सत्ता में रहे हैं। ऐसे में बीजेपी घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस टारगेटेड हमला कर रही है और उनके टारगेट पे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है। बार बार चारों तरफ से उन पर ही हमला हो रहा है, उनके कार्यकाल को लेकर कमियां गिनाई जा रही है। ठीक ठीक ठीक, लौटूंगी आपके पास में। शैलेंद्र चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वही सवाल मेरा मध्य प्रदेश के लिए भी है। देखिए, कमलनाथ के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस इसके लिए क्लियर है, पर इस बार बीजेपी अनक्लियर है। आखिर कौन उतरेगा मैदान में? ठीक है, दिग्गज उतरेंगे, भले नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। इससे कितना प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ेगा प्रचार प्रसार में, लोगों के बीच में जाने में? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक ठीक, शैलेंद्र के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, मेरा सवाल वही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को आगे किया गया है, चेहरा उनके पास है, उनका यह कहना है, कांग्रेस का कहना है कि चेहरा है और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। पर इस बार बीजेपी क्लियर नहीं है, जो कि हमेशा बीजेपी क्लियर होती है, अनक्लियर है। क्या लगता है कितना इससे प्रभाव पड़ेगा प्रचार प्रसार में, लोगों के बीच में जाने में? क्या लगता है, क्या केंद्रीय नेतृत्व ही सब करेगा और उन्हीं का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बदली रणनीति के साथ उतरने का मन बनाया और शायद यही कारण है कि मोदी शाह की रणनीति के तहत ही पार्टी चुनाव मैदान में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं और जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है, वो भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात हम कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, और जो सीनियर लीडर है गोपाल भार्गव, वो भी इसी तरीके का कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पार्टी की कोशिश है कि उनके अंचल में, जिस क्षेत्र में उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां पर एक मैसेज देने का काम किया जाए कि यहां पर यदि आप हमको जिताकर विधानसभा में पहुंचाते हैं तो हम मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो इस नाते पार्टी को वोट ज्यादा मिल सके, उसे लाके की को लेकर जो पार्टी ने रणनीति बनाई है, शायद वो सफल हो जाए। हालांकि तय तो चुनाव के बाद होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर यह संदेश दिया जाए कि यदि उस अंचल में उन नेता का चेहरा असरदार साबित होता है तो वो सीएम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये रणनीति का एक हिस्सा जरूर ठीक है, दोबारा से आपके पास आएंगे। अनुराग, शैलेंद्र लगातार जुड़े क्योंकि चेहरों की बात हो रही है और जैसा कि मेरी सहयोगी ऋतु ने कहा कि कोई चेहरा अभी क्लियर बीजेपी ने नहीं किया है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि बारात तो आ गई, लेकिन दुल्हा कौन है ये नहीं पता चल पाया है। शैलेंद्र, अगर बात करें चेहरे की, तो 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और अच्छे खासे सीट कांग्रेस को मिले थे बीजेपी के कंपैरिजन में। इस बार भी यही हो रहा है, तो क्या मुकाबला जबरदस्त होगा? क्या इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह कांग्रेस से सूची जारी की, निश्चित ही साफ लग रहा है कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। अगर हम लगातार आकलन करते हैं या ग्राउंड रिपोर्ट भी पता आती है तो यही आता है कि अभी दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के बीच का मुकाबला 50-50 का चल रहा है। तो जिस तरह से आज सूची आई है, जिस तरह कमलनाथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो पिछले, क्योंकि चुनाव में वो नहीं लड़े थे पिछली बार, तो ये लग रहा था कि वो इस बार चुनाव में मैदान में नहीं होंगे, लेकिन इस बार पहली सूची में कमलनाथ खुद प्रत्याशी है। तो कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल क्लियर है सीएम पद को लेकर, जो कमलनाथ होंगे, लगभग ये स्थिति साफ है। लेकिन भाजपा में अभी भी ऐसी स्थिति है कि भाजपा के सारे कद्दावर नेताओं को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है और वो सभी नेता अपने अपने अंचल में अब चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। तो अब भाजपा में ऐसे कई चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं,
खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, और इसके अलावा जो प्रमुख नेता फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं पार्टी में मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में है। तो ये सभी नेता जैसे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से, उनके सामने संजय शुक्ला ही प्रत्याशी होंगे। तो कांग्रेस की रीति नीति साफ नजर आ रही है कि वो बिल्कुल उन्हीं चेहरों को उसने मौका दिया है जो अच्छी फाइट दे सकते हैं। वहीं भाजपा के भी सारे कद्दावर नेता चुनाव मैदान में है, तो मुकाबला निश्चित ही कड़ा होना है। ठीक है शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेत्री है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा इंतजार करा दिया आपने। तो देखिए, कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो आप जानिएगा, यकीन मानिएगा कि इंतजार का जो फल है बहुत मीठा होगा, और आने वाले जो हमने 75 लेकर के जो चल रहा है वो 75 प्लस जरूर कांग्रेस जीतेगी। और दूसरी बात आप देखेंगे कि हम सनातन धर्म की बात नहीं करते, सनातन धर्म पर काम भी करते हैं। जैसे कि पितृपक्ष में कोई शुभ अवसर देख करके ही हम काम करते हैं। पितृपक्ष में हमने ऐलान नहीं किया था नामों का, और जैसे ही आज माता रानी का आज पहला दिन है, और सबसे पहले सबको नवरात्रि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा सब पे बने रहे और सबके घर सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, और पहला दिन में हमने 30 प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जैसे लिस्ट जारी हुई है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की दिल की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि अभी तक इन लोगों की दिल की जो धड़कनें हैं स्लो चल रही थी कि पता नहीं कांग्रेस से कौन सी प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन जो स्लो लोगों की दिल की धड़कन चल रही थी, अब उनकी धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी वंदना जी, बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई है कि पहली लिस्ट में तो नाम आया नहीं, दूसरी लिस्ट में क्या आएगा। अब ये बताइए कि अनुभव को कांग्रेस ने देखा है या फिर युवा चेहराओं पर दांव खेला है, क्योंकि लिस्ट तो यही दिखा रहे हैं कि 50 से नीचे की उम्र वाले लोगों को आपने चुना है। तो अनुभव या युवा कांग्रेस के लिए क्या सबसे ज्यादा अहम है? देखिए, अनुभव और युवा दोनों हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभव भी होना चाहिए और युवा भी होना चाहिए, तभी जाकर के कांग्रेस पार्टी है वो अच्छे से वर्क कर सकती है। हमने दोनों चीज को देख करके यहाँ पर लिए हैं, और आप देखेंगे कि हम सबसे पहले, जैसे कि एक नवागढ़ की बात है, जैसे गुरु रुद्र कुमार जी का, वहां पर पहले वो पिछले समय अहिवारा से सीट पे थे, तो अभी उनको नवागढ़ से उतारा गया था। लोग चाहते थे, जब लोगों के हिसाब से हमने काम किया, जनता के हिसाब से हमने काम किया, पदाधिकारियों के हिसाब से हमने काम किया। लिस्ट आने में थोड़ी सी लेट जरूर हुई, लेकिन सबकी इच्छाओं को ध्यान में लेकर के काम किए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, पदाधिकारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो अधिनायकवाद पार्टी भी है। दिल्ली में बैठते हैं, 2 लोगों की चलती है, रात के अंधेरे में लोग लिस्ट फाइनल कर लेते हैं और सुबह जारी कर देते हैं। यहाँ जो स्थानीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता, इसीलिए तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कैसे सर फुटबॉल चल रहा है। यहाँ पर लगातार प्रत्याशियों के यहाँ पर विरोध हो रहा है। जब अंतर कलह से लोग खुद उभर नहीं पा रहे हैं, तो मैदान में जाकर के क्या जनता को बताएंगे, क्या जनता से लोग वोट मांगेंगे? क्योंकि अंतर कलह में आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से लोग गुट में बचे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो प्रत्याशी लौटूंगी आपके पास। केएस चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। केएस चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली और डर आ चुका है, क्या कहेंगे? मैं भी मोहतरमा की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, अंतरकलह बोल रही थी। तो अंतरकलह की परिभाषा क्या होती है मैं बताता हूं इनको, कि अंतरकलह इतनी ज्यादा है कि हमारी लिस्ट पहली निकल जाती है 21 लोगों की 2 महीने पहले। 17 अगस्त को हमारी लिस्ट निकली, उन्होंने बोला कि हम भी अपनी लिस्ट निकाल रहे हैं, पहली लिस्ट निकाल रहे हैं। इन्होंने 6 का पहाड़ा कर गिनना चालू किया। 6 सितंबर को आएगी, 12 सितंबर को आएगी, 18 सितंबर को आएगी, ऐसा करते गए। और उसके बाद ये बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इनकी, और लेकिन इनकी अंतरकलह की ये स्थिति है मोहतरमा कि इनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो जो ऊपर बैठी है, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक इंसान को उस केंद्रीय समिति में लिया गया है। लास्ट ठप्पा उन्हीं का लगना है, और उनका नाम है टीएस सिंहदेव जी।
जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर भूपेश बघेल की नकेल में नाक में नकेल डालने के लिए ये सब चीजें की। और इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी है जो यहाँ से जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में जब स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी तो उस समय चरणदास महंत जी का नाम नहीं था और उसके बाद में ऐड किया गया चरणदास महंत जी का नाम। अब स्क्रीनिंग कमेटी में चरणदास महंत जी और केंद्रीय चुनाव समिति में इन्होंने टीएस सिंहदेव जी को रखा हुआ, बीच में लटका के रखा है भूपेश बघेल जी को। तो यानी कि केएस जी आपका ये कहना है कि अभी ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस में कुछ भी। वंदना जी इसका जवाब दे पाएंगी? कांग्रेस में सब कुछ ठीक है अंदर खाने में? वंदना जी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में ऑल इज वेल है, आप देखिएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम इसीलिए आप देखेंगे कि जब उम्मीदवारों के प्रत्याशियों की जो क्रमबद्ध तरीके से हमने जो काम किया, जैसे कि सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर आवेदन, ब्लॉक स्तर से फिर जिला स्तर पर आवेदन, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर आवेदन, यही तो लोकतांत्रिक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, हमारा जो वर्क है निचले स्तर से ऊपर जाता है, तो उनका जो वर्क है ऊपर से नीचे में आता है। डायरेक्ट इन लोग अपना नाम लिस्ट तय करते हैं और थोप दिया जाता है कि आप लोगों के ये प्रत्याशी है। यहाँ तक कि स्थानीय नेताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अमित शाह जी आते हैं, रात में आते हैं, रात भर उन लोग की मीटिंग चलती है और मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 स्थानीय नेता वहां पर रहते हैं। बाकी इतने जो 15 साल के शासन किए, उनके जो पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, सब के सब गायब। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व दौरा तो कर ही रहा है, पर उसका प्रभाव नहीं है, नेता लोग नहीं पहुंचते बैठकों में, आरोप। कौन नेता नहीं पहुंचता है? और दूसरी बात यह है, खिलाड़ी का काम खिलाड़ी करता है और कोच का काम कोच करता है। इनके पास कोच नहीं है तो हमारी क्या गलती है? ये किनको बुलाएंगे? सोनिया गांधी जी को, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता, राहुल गांधी जी को, जो बोलते ही हंसी का पात्र बन जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाएंगे, जिनको देख के पब्लिक निकलने लग जाती है। ये किनको बुलाएंगे, किनको? दूसरी बात यह है कि हमारे एक टीम वर्क होता है मोहतरमा, टीम वर्क, जो टीम वर्क के हिसाब से ये काम किया जाता है। और यही टीम वर्क का ये है कि हमने कितनी संवेदनशीलता से 2 महीने पहले हमने लिस्ट निकाली। आपने क्या किया? तेलंगाना का हमारे साथ ही हो रहा है चुनाव, है ना, लेकिन आज से 1 महीना पहले 112 सीटों में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लिस्ट घोषित कर दी। यहां पर क्यों नहीं घोषित कर पाए? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। उससे पहले सुधीर दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो किन चीजों को साधने की कोशिश की गई है? जातीय तौर पर भी अगर हम देखें, 2018 के चुनाव से भी हम कंपेयर करें, तो एक बार इस पर प्रकाश जरूर डालिए कि इस बार क्या देखने को मिला है कांग्रेस की लिस्ट में। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से रणनीति बनाकर के लिस्ट जारी की गई है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना फायदेमंद होगा। चूंकि इस समय का जो चुनाव है, हम पहले भी बता चुके हैं कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और रोमांचक होने जा रहा है। इसलिए लिहाजा इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस की ये जो लिस्ट सुबह सुबह नवरात्रि के पहले दिन जारी हुई है, इसमें यह देखने को मिल रहा है, जैसे आपने अभी बात की है कि क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ जातिगत समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो समीकरण है वो उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। 144 जो उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने की है, 39 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एसटी वर्ग से आते हैं, 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एसटी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के हिसाब से और जिस तरह के राजनीतिक समीकरण मध्य प्रदेश में पल पल बदल रहे हैं, उनको देखते हुए ये टिकटों की उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कई जो प्रत्याशी है, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जहां भाजपा ने जो पिछली 57 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उसमें ज्यादातर वही लोग थे जो ऑलरेडी विधायक है, जो सिटिंग एमएलए है और मंत्री थे और 50 साल से ऊपर के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस की इस सूची में आप देखेंगे कि 50 साल से कम उम्र के करीबन 57 उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दी है। तो कहीं ना कहीं युवाओं और अनुभव का एक मिश्रण आप इसमें देख सकते हैं। और ये
कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि हमने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस तरह के सोशल मीडिया पे कांग्रेस अभियान चला रही है, जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस ये भरोसा जता रही है कि हमने ये लिस्ट जारी कर करके कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर ली है। बिल्कुल सुधीर, हमारे साथ में अभिषेक भी जुड़े हैं। आप लोगों के भी अगर सवाल है तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। वंदना जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी और बीजेपी की तरफ से के.एस. चौहान अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पर वंदना जी, एक चीज है, मेरा सवाल आपसे ये है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर तो फट से आप लोग कह देते हैं सदन के अंदर कि ये तो हमने लाया था, ये तो हमारा बिल है, लेकिन ऐसा कुछ लिस्ट में तो नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों ने महिलाओं को प्रायोरिटी दी। छत्तीसगढ़ में महज 4 महिलाओं के नाम आए। देखिए, अभी सिर्फ 30 लोगों के नाम जारी हुआ है। 30 में से अभी 4 लोगों को, महिलाओं को स्थान मिला है। अभी 60 प्रत्याशियों का नाम आना भी बाकी है। आप यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, सो करके दिखाती है। क्योंकि जब महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ घर तक सीमित रहती थी, तो पंचायती राज व्यवस्था देने का जो काम किया, कौन किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज छत्तीसगढ़ में 60% जो महिलाएं हैं वो प्रतिनिधित्व कर रही है। और सबसे ज्यादा यदि विधायक है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महिला विधायक है। तो ये जाहिर सी बात है कि हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अभी 60 लोगों का भी नाम आना बाकी है। 60 में से अधिकतर महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी, बता दीजिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ कहती है, करती क्या है भाई? आप बताइए, कितने लोगों को भी महिलाओं को स्थान दिया? अगर बात अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, महिला विधायकों के ममता चंद्राकर की बात कर ले, चन्नी साहू की बात कर ले या देवती कर्मा, 3 महिला विधायकों के टिकट कटे हैं और तीनों की जगह पुरुषों को टिकट दी गई है। क्या ये जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे? बदलाव संभव होता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि कुछ जो है वहां पर सर्वे के हिसाब से काम करते हैं और सर्वे के हिसाब से हर पार्टी जो प्रत्याशी है वहां पर घोषित करती है। तो आप देखेंगे कि हमने, खैर वहां पर अगर महिला विधायक का टिकट काटा है तो अभिषेक जी, आप यकीन मानिए, हम जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, निरंतर हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और आप 60 जो सीट है, 60 सीट में कम से कम देखिएगा कि अधिकतर महिलाओं को यहाँ पर, यानी कि आप ये दावा कर रही है कि जो आने वाली 60 उम्मीदवारों की लिस्ट होगी उसमें महिलाओं को देखने का मौका मिलेगा। के.एस. चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछली बार इन्होंने 13 महिलाओं को टिकट दिया था पिछली बार, और भारतीय जनता पार्टी ने 14 महिलाओं को टिकट दिया था पिछली बार। और जब महिला आरक्षण का बिल पास होता है, जब पेश किया जाता है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सदन से उठ के चले जाते हैं। और ये करके दिखा दिया। सही बोल रही थी ये प्रवक्ता कि हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तो जैसे 3 महिलाओं की टिकट काट दिया और उसके बाद आप बोलती हैं कि हम महिला के पक्ष में हैं और महिला को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी, 3 तो टिकट काट दिया आपने, कहा नहीं, करके दिखा दिया आपने, जैसे कि अभिषेक जी ने अभी पूछा। दूसरी बात यह है कि आप किस हिसाब से ये 30 जो लोग हैं, जो अधिकतर इसमें मंत्री हैं, जो आप लोग ने बोल रहे थे कि सिंगल नाम है, सिंगल नाम है, वहां वो आपकी लिस्ट तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि यही लिस्ट जो 30 लोगों की लिस्ट आपने भेजी है, इसका मतलब ये खाना पूर्ति करने के लिए भेज दिया है कि भाई हमने बोला था, अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, 15 दिन तो हमने पितृपक्ष के लिए अपने सिक्योर कर लिया, अभी हमारे को 15 तारीख को लिस्ट पेश करनी पड़ेगी। अरे आपकी दूसरी लिस्ट आई कहां है? आपने जो 30 नाम थे वो तो बहुत पहले ही आपको घोषित कर देना चाहिए थे, आपके सिंगल नाम थे, उसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। आपने लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने भी जारी कर दी, नाम भले ही बचे हैं। और यहां पर मेरा सवाल यह है कि जहां पर दिग्गजों को कांग्रेस ने उतारा है, आपने भी भले उतारा है, पर कई ऐसी जगह है जहां पर आपके ही कार्यकर्ता विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप ये नहीं मानते इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ने वाला है बीजेपी पर? सभी टिकटों में हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अभी विरोध आता है, हर एक की महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक टीम के हिसाब से चलती है। घोषित होने के बाद आप ये देखिएगा, जब एक संभावित लिस्ट आ गई थी तब विरोध दिख रहा था, लेकिन जब रिपोर्टर को सवाल लेना होगा तो एक बार वो ऐसे हाथ उठा देंगे तो हम तुरंत उन पे
कहां कौन सी सीट का विरोध दिख रहा है? जब घोषित नहीं हुआ था तो सभी अपने अपने को जाहिर करने के, सभी अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सभी की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। लेकिन जब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने विचारधारा के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए लग जाता है। चौहान साहब, 5 नाम घोषित करने में बीजेपी देर क्यों लगा रही है? किस चीज का इंतजार है? अब तो टीएस सिंहदेव जी का भी ऐलान हो गया, उनके नाम का भी ऐलान हो गया, नाम सामने आ गया, किस चीज का इंतजार? आप ये देखिए कि चुनाव में अभी 1 महीना बचा हुआ है और हमने 85 की 85 सीटें को घोषित कर दी है। आप ये नहीं देख रही हैं कि 85 में 50% तो आप कांग्रेस पार्टी घोषित करती, 50% भी नहीं कर पाई। इस लायक भी नहीं है कि, और इस लायक भी नहीं है जहां पर इनके मंत्री बैठे हुए हैं, जहां पर इनके मुख्यमंत्री बैठे हैं, उन सीटों को भी आपने घोषणा करने में 2 महीना लगा दिया। 17 अगस्त की हमारी घोषणा। जवाब दे देते हैं वंदना जी, अंतरकलह माने क्या? अंतरकलह माने क्या, या नाराजगी माने कि जल्द से जल्द यहां पर कांग्रेस नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं डर रही है कि कहीं क्लैशेस ना देखने को मिले? पर कहीं से भी डरती नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रवक्ता भाई की बात सुन रही थी मैं, हमने 1 महीना लिस्ट जारी कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर पहले लिस्ट जारी करना अगर जीत का पैमाना अगर माना जाता है तो कई भारतीय जनता पार्टी की तरह ये हर पार्टी 6 महीना साल भर पहले प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर देते। जीत का अगर पैमाना माना जाता है तो वो होता है काम। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लिस्ट जारी किए, कुछ नहीं किए। पिछले 5 महीने पहले कर्नाटक में कैसे कर दी थी और तेलंगाना में अभी से बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी न्यूज एडिटर, वो भी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। दादा चौहान साहब, हेलो जी। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी की 5 टिकट बची अभी 5 सीटों पर, उस पर क्या महिलाओं को उतारा जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को बिल्कुल तवज्जो दिया जाएगा। कितनी महिलाएं होंगी? सीट उसमें महिलाएं होंगी। अभी 14 महिलाएं हमारी ऑलरेडी हैं, उसमें से त्रानी से जो जितनी भी सीटें आई हैं, हमने 50% न्यू फेस को जगह दी है, न्यू फेस को। अभी आप ये देख लीजिए कि 30 सीटें इनकी महिलाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी, वो 100% आएगी, 100% आएगी। लेकिन सुधीर, भोपाल में जब लिस्ट जारी की बीजेपी ने, और 4 लिस्ट क्योंकि सामने आ चुके हैं, 5वीं लिस्ट अभी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल हो सकती है, उसमें किन के नाम होंगे ये देखना बाकी होगा। लेकिन बीते 4 लिस्ट में महिलाओं को कितना तवज्जो दिया गया? सुधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अपना सवाल दोहराएंगे आप? जी, मेरा सवाल, जी ठीक है, सहयोगी सवाल कर रही हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। सवाल यह है सुधीर जी कि महिलाओं को कितना तवज्जो दिया गया बीते लिस्ट जो जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा हमने महिलाओं को प्रायोरिटी दी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लिस्ट जारी हो रही है उसमें दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को लेकर दावा किया था और यह कहा जा रहा था कि नवरात्रि का पर्व है तो महिला शक्ति को तवज्जो दी जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पिछली जो लिस्ट जारी की थी उनमें महिलाओं को हालांकि इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था, फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह कहना था कि हम उनसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे। तो कांग्रेस की अभी वाली अगर लिस्ट आप देखते हैं तो करीबन 19 महिलाओं को मध्य प्रदेश में इन्होंने टिकट दिया गया है और साथ ही साथ कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। अगर हम शिवपुरी की बात करते हैं, शिवपुरी में भाजपा से महिला उम्मीदवार यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ रही थी। चूंकि इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इस बार शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया जी चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में केपी सिंह की सीट बदलकर शिवपुरी से उतारा गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह रणनीति वहां पर है
कि ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको जीतना चाहती है। अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, तो अगली जो लिस्ट आएगी वहां पर यह देखने वाली बात होती है कि यशोधरा राजे सिंधिया की जगह पर किसी महिला उम्मीदवार को वो टिकट देती है या किसी पुरुष ऐसे उम्मीदवार को देती है, क्योंकि अब शिवपुरी की सीट जो है वो पहले बीजेपी का पूरा वर्चस्व था, बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यशोधरा जी के हटने के बाद से उस सीट पर कांग्रेस की नजर है और शायद यही वजह है कि इन्होंने पिछोड़ से जो केपी सिंह थे उनको शिवपुरी से उतारा है। तो अब शिवपुरी की सीट पर नजर रहेगी। जिस तरीके से डबरा में इमरती देवी को इन्होंने बीजेपी ने टिकट दी थी, उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, अब डबरा से उन्हीं के समधी सुरेश राजे को कांग्रेस ने सामने उतारा है। तो लगभग तीसरी बार करीबन ऐसा होगा कि ये दोनों समधी और समदन आमने सामने होंगे। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जो पांचवी लिस्ट बीजेपी की आने वाली है, जिसमें 94 उम्मीदवारों को घोषित किया जाना है, तो उसमें उम्मीद यह की जा रही है कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और एक और चीज ये कही जा रही है कि उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट भी शामिल हो सकता है। सुधीर जी, एक बड़ा सवाल यहां पर, माता रानी का नाम लेकर के लिस्ट तो जारी कर दी गई, यहां पर आपने देखा 96 विधायकों में से यहां पर 69 फिर से रिपीट हुए हैं। आखिर यहां पर क्या सोचकर कांग्रेस ने उन्हीं को रिपीट किया है, 69 नामों को रिपीट किया है, कि क्या क्लैशेस ना हो इस वजह से रिपीट किया गया है, कि वाकई में भरोसा है इस वजह से रिपीट किया गया है? देखिए, जिस तरह से दोनों पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर रही है उसको देखकर तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि दोनों पार्टियां हर हाल में जीत चाहती, हर हाल में सत्ता चाहती है। तो सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी उनका सर्वे रहा होगा, जो भी रणनीति पार्टियों को बनानी होगी, पार्टियां उस रणनीति पर काम कर रही है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने चौंकाने वाला काम किया है, क्योंकि इनके जितने भी आकलन थे, जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, विशेषज्ञ जो अनुमान लगा रहे थे, वो सारे अनुमान कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। उन अनुमानों के हिसाब से लिस्ट नहीं आई है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कई ऐसे उम्मीदवारों को इसमें चुनाव में उतारा है जो चुनाव में नहीं थे, पिछले 5 या 10 साल से सक्रिय नहीं थे, जो दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे, उन लोगों तक तो टिकट दिए गए। राजकुमार पटेल की अगर हम बात करें, मुकेश नायक की हम बात करते हैं, तो ये ऐसे कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सीनियर लेवल के नेता है। और अब उनको टिकट देकर कांग्रेस ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी जीत के लिए कई तरीके अपना सकती है, रणनीति आजमा रही है, तो हम भी किसी मामले में पीछे नहीं रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो रणनीति दोनों पार्टियां बना रही है, उनके पीछे तो एक ही लक्ष्य है कि हर हालत में सरकार बनाई जाए। और एक बात जो न्यूज 18 ने जो हमेशा से कही है कि ये किसी एक सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आकलन नहीं है, ये दोनों ही सरकारों के कामकाज का आकलन है। और शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार और 3.5 साल भाजपा की सरकार, यानी कि इन दोनों सरकारों के कामकाज का एक ही कार्यकाल में आकलन संभवतः देश के किसी भी राज्य में पहली बार हो रहा होगा। तो लिहाजा पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक भी कैंडिडेट कहीं गलत फैसला हो जाता है तो आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो कांटे की टक्कर हुई थी और जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की बनी थी और उसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई थी, तो शायद दोनों पार्टियां चाहती कि इस बार 2018 के जैसी स्थिति ना बने। तो लिहाजा इस तरीके से एक एक उम्मीदवार को सोच समझ कर उतारा जा रहा है और यही वजह है कि अभी तकरीबन 25 या से 30 जो उम्मीदवार है, जो विधायक है, उनके टिकटों पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। सवाल यहाँ पर उठता है कि इतने दिग्गजों को तो उतार दिया गया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें यहाँ पर, तो उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें हटा दिया गया लाइन से। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? जो सीट थी नर्मदा प्रसाद प्रजापति, वहां से चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस अपनी उसको सेफ सीट मानकर चलती थी। तो वहां पर इस बार उसने उम्मीदवार में बदलाव किया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सर्वे में या कांग्रेस पार्टी के जो आकलन रहा होगा या जो प्रभारियों ने जो आकलन दिया होगा, जो रिपोर्ट दी होगी, उसमें कहीं ना कहीं वो सीट पर कांग्रेस खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए टिकट बदलने का उसने फैसला किया है। ऐसा 2-3 सीट पर तकरीबन कांग्रेस ने किया है जहां पर इस तरह के टिकट बदले गए हैं। कुछ विधायकों के टिकट आने वाली सीट में भी कटने की उम्मीद है या बदले जाने की उम्मीद है। जिस तरह से कांग्रेस इस रणनीति पर बहरी, हमने पहले भी कहा है कि दोनों पार्टियों का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा जाए और सत्ता के शिखर पर पहुंचा जाए। तो सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए जितने भी कड़े फैसले लिए जाने चाहिए वो कड़े फैसले कांग्रेस लेती दिख रही है। आमतौर पर यह माना जाता था कि भाजपा कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटती है। खासतौर पर बीजेपी का जो नेतृत्व है वो इस मायने में है कि वहां पर किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी वक्त टिकट दिया जा सकता है। एक उदाहरण आप झाबुआ सीट से देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चुनाव की जो समिति है उसके सदस्य है कांतिलाल भूरिया जी, उनके स्थान पर उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। विक्रांत भूरिया का नाम 2018 में भी चल रहा था,
लेकिन किसी तरह से कांग्रेस ने उनको मनाकर उस सीट पर उतरने के लिए उनको मना लिया था। लेकिन इस बार विक्रांत भुरिया का दावा मजबूत था, लगातार वो काम कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में युवाओं और अनुभव का जो मिश्रण कांग्रेस ने उतारा है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए चिंता पैदा करने वाला हो सकता है। लिहाजा भाजपा की 5वीं लिस्ट पर सभी की नजर होगी और किस तरह से उम्मीदवारों का फैसला भाजपा करती है ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद कांग्रेस की अगली सीट पर भी नजर होगी, क्योंकि अब जो मुकाबला है वो लगातार कड़ा होता जा रहा है। दोनों पार्टियां इस चीज को लेकर आश्वस्त दिख रही है कि हमने जो उम्मीदवार चुने हैं वो हमारे जिताऊ उम्मीदवार है। लेकिन ये भी बात सही है कि दोनों पार्टियां अगर जिताऊ उम्मीदवार उतार रही है किसी भी सीट पर तो जीतना तो किसी एक को ही है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे की सीटों में दोनों पार्टियां क्या रणनीति अपनाती है। ठीक ठीक ठीक। सुधीर जी हमारे साथ सहयोगी ललित भी जुड़ गए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल है ललित जी, फिर आप इत्मीनान से सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा। देखिए सुधीर जी, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हमेशा से बैठकों पर सवाल, कांग्रेस की बैठकों पर सवाल उठते आए हैं, पर वाकई में जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है ऐसा लग रहा है वाकई इस बैठकों में मंथन अच्छे से हुआ है। क्योंकि चाहे हम ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, मुस्लिम की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी को मौका दिया गया, कोई कोर कसर कांग्रेस की तरफ से छोड़ी नहीं गई है। बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी बात इसमें यह है कि जितनी बैठकें इस बार मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने की है, शायद इतनी बैठकें कभी किसी चीज को लेकर नहीं होगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि आचार संहिता लगने के बावजूद बैठकों का दौर जारी है, लगातार महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। अभी परसों बीजेपी की बैठक हुई है कार्यालय में, जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक बैठक की है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में हुई है भाजपा उम्मीदवार को अगली लिस्ट को लेकर। कांग्रेस की लगातार बैठकें चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो बैठक हो रही है उनमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है कि अगर जरा सा भी ऊंच नीच लगता हो, जहां पर जरा सा भी कंफ्यूजन या आशंका महसूस हो रही हो, वहां पर कोई फैसला नहीं दिया जाए। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी सिर्फ 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और कई विधायकों के टिकट रोक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत गहराई से मंथन हो रहा होगा। तो बैठकें काफी महत्वपूर्ण है और अभी फिर बैठकों का दौर शुरू होगा, जिनमें अगली जब तक सारी लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक महत्वपूर्ण बैठकें होती रहेंगी। और बैठकों के मंथन से जो निकल कर आएगा वो किसके लिए अमृत शामिल होगा और किसके लिए विष साबित होगा, ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात उन्होंने कही भी थी, कमलनाथ जी ने कही थी कि भाई चर्चा तो होगी, चर्चा होती रहनी चाहिए। आपके पास भी आएंगे, सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सिसोदिया साहब बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका क्विक रिएक्शन, नाम सामने आ गए। अब कांग्रेस ने 144 स्थानों पर 144 स्थानों पर टिकट देने का काम किया है। सोनिया गांधी जी महिला आरक्षण की बात कर रही थी, 144 में सिर्फ 12 स्थानों पर महिलाओं को टिकट देने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है और 12 स्थानों में भी सिर्फ 2 स्थान पर अनारक्षित महिलाओं को दिया गया है, बाकी स्थानों पर एससी और एसटी स्थान पर देने का काम किया है। इसके उलट अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 136 स्थानों पर टिकट देने का काम किया, जिसमें 18 स्थानों पर महिलाओं को टिकट देने का काम किया है। यह बात सही है कि देश के अंदर अभी महिला आरक्षण 33% संवैधानिक प्रावधान जरूर हुआ है पर अभी लागू नहीं हुआ है। पर राजनीतिक दलों की मंशा इन सूचियों को देखने से समझ में आता है कि कौन महिला आरक्षण के पक्ष में है और कौन सा राजनीतिक दल महिला आरक्षण के विपक्ष में है। तो आप ये पाते हैं जब दोनों सूचियों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 136 में हमने 18 स्थानों पर महिलाओं को टिकट देने का काम किया है, वहीं कांग्रेस ने 144 में सिर्फ 12 स्थानों पर महिलाओं को टिकट देने का काम किया है। एक बात। दूसरी बात अगर हम कहें तो इस लिस्ट को देखने के बाद में ये स्थिति सामने आती है कि मध्य प्रदेश में तमाम बातें कमलनाथ जी करते रहे, परंतु जो सूची आई है वो सुरजेवाला और केंद्रीय नेतृत्व की छाप उसके ऊपर दिख रही है। हम कह सकते हैं कि इस सूची को देखने के बाद ये समझ में आता है कि कमलनाथ जी की दिल्ली में नहीं चल पाई। तीसरी बात, इस सूची को देखकर यह समझ में आता है कि सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, ऐसे बड़े तमाम नेताओं ने इस चुनाव से किनारा करने का काम किया है। जो हम कह रहे थे कि जब कांग्रेस के नेता चुनावी समर से दूर भग रहे हैं, वह बात भी प्रमाणित होने का काम इस सूची के माध्यम से हुआ है। चौथी बात, इस सूची के अंदर जो देखने में आ रही है वह ये आ रही है कि जो बागी लोग थे, जो कांग्रेस से 2018 के चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े थे, ऐसे अधिकांश लोगों को टिकट देने का काम किया है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जिले में 2 लोगों को ऐसे को टिकट मिलने का काम हुआ है। उज्जैन उत्तर में माया राजेश त्रिवेदी जी और
महिषपुर में दिनेश बोस जी, ये दोनों लोग पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बागी होकर लड़े थे और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने में नाराज मदद करी। सिसोदिया साहब, नाराज बागी हो जाए, चुनाव जीत जाए, फिर वापस भी तो परिवार में, मतलब आपके परिवार में भी तो यही सिलसिला है ना, वापस परिवार में शामिल हो जाता है। जिनके मैंने नाम लिए, जिन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके और हमको पिछले चुनाव में मदद करने का काम किया था, बागी के रूप में ये लड़े थे और कांग्रेस के वोट काटे थे। ठीक, तो ऐसे वोट कटवा जो लोग थे, उन लोगों को कांग्रेस ने इस चुनाव की लिस्ट में महत्व देने का काम किया है। तो समीकरण समझ में आ रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस जो है उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर नहीं कर पाया, नेतृत्व के आधार पर नहीं कर पाया, ये पूरी फिक्सिंग होने का काम हुआ है। दिल्ली स्तर पर सुरजेवाला एंड कंपनी ने फिक्सिंग की है। कमलनाथ जी बेचारे बाहर से देख रहे हैं, उनके सर्वे दिल्ली में नहीं चल पाए, ये मेरा आरोप। बिल्कुल बिल्कुल, भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, एक जरा उनका रिएक्शन हो जाए। अजीत भदौरिया साहब, लिस्ट आ गई है और बंपर तरीके से लिस्ट जारी की गई है, मंथनों का दौर चला। सबसे पहले तो आपका एक रिएक्शन, क्या लग रहा है? लिस्ट दमदार, एकदम दमदार, कहां तक पहुंच पाएंगे, किस आंकड़े को छू पाएंगे? देखिए ललित जी, आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। आज जो 144 लोगों की सूची जारी हुई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं अभी सुन रहा था, वो जी कह रहे थे इस सूची में 12 महिलाएं हैं, तो मेरे मित्र काउंटिंग ढंग से कर लेते, 19 महिलाओं को मौका दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसमें 47 लोगों को मौका दिया गया आदरणीय ललित जी। माइनॉरिटी के 6 लोग हैं, ओबीसी के 39 हैं, एससी के 22 हैं, एसटी के 30 हैं और 50 से कम उम्र के 65 लोगों को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। 144 लोगों को मैं जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहभागिता करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए जो जिसकी धरातल पूरा खिसका हुआ रखा है मध्य प्रदेश में, एक व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री आदरणीय ललित जी, एक पार्टी की सरकार 18-19 साल से, आपको पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व लाने की जरूरत पड़ रही। 3-3 केंद्रीय मंत्री, 7-7 सांसद, विधायक का चुनाव लड़वा रहे। और आप देखिए इनका राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में सभाएं करने आते हैं तो वो उस व्यक्ति का नाम लेने से परहेज करते हैं जो 18 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उस प्रदेश की, उस सरकार की योजनाएं गिनाने से परहेज करते हैं जो 19 साल से प्रदेश में विकास होने का दावा करती है। तो ये अपने आप में आदरणीय ललित जी स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की जमीन खिसक चुकी है। इसलिए चाहे ये राष्ट्रीय नेतृत्व को लाके खड़ा कर दें, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से अपील करूंगा कि अभी एक सूची और बची हुई है उनकी, कृपया करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी की तो ससुराल है जबलपुर में, उनको लाए, पीडी शर्मा जी बचे हैं, उनको और लड़वा दें। इन सबको असेंबली का इलेक्शन मध्य प्रदेश में लाके लड़वा दें। परंतु मध्य प्रदेश का जनमानस जिसने 2018 में विकास की डोर आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों में सौंपी थी, 2023 में पुनः सौंपने के लिए तैयार। चलिए आप बहुत लंबे चौड़े वार आपने कर दिए, अब जरा इस पर रिएक्शन भी हो जाए। सिसोदिया साहब भी लगातार बने हुए हैं। ऋतु सिसोदिया जी, लिस्ट तो जारी कर दी गई, आखिर आपका रिएक्शन क्या है इस पे? पहले उसके बाद सवालों का दौर शुरू करेंगे। जिस प्रकार की लिस्ट जारी हुई है इसमें कोई बहुत नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकांश स्थानों पर वही लोग हैं जो इनके सिटिंग एमएलए थे, उन्हीं को रिपीट करने का काम हुआ है। आरक्षित एक 19 वाला रिएक्शन भी हो जाए। 19 महिलाओं को टिकट मिला है, अभी अभी भदौरिया साहब ने भी क्लियर किया। गलत बता रहे हैं। अगर वो नाम बताए 19 का, अगर ऐसा हो तो आप स्क्रीन पे आप भी सेपरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक 12 महिलाओं को मिला है। कांग्रेस झूठ बोलती है। देखो कांग्रेस का मूल चरित्र है, जब ये सत्ता में होते हैं तो लूट करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो झूठ बोलते हैं, और सत्ता और विपक्ष में दोनों समय होते हैं जब ये फूट डालने की बात। कांग्रेस का मूल चरित्र है। 136 में से 17 और 144 में से 19 दावा कर रहे हैं भदौरिया साहब। मैं आ रहा हूं सिसोदिया साहब, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी चलेंगे। छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। सिसोदिया साहब चलेंगे। अरे रुकिए, अभी तो बहुत, आपने चश्मा लगा लिया, मैं जान रहा हूं आप प्रहार के लिए एकदम तैयार है। रुक जाइए। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमारे दर्शक नहीं चौंकेंगे। हमने कहा था यही होगा, सिंगल पैनल वाले नाम होंगे, और लगभग वही हुआ। हमारी खबर पर मोहर। बैठकों के दौर से लेकर चुनाव के ऐलान तक
और ऐलान के बाद हम जिस सूची को संभावित बोल रहे थे वो लगभग वैसी उतर के आई है। अभिषेक। बिल्कुल ललित, और मैं आगे बात करूं, आपको पहले नाम बता देता हूं। 8 विधायकों के कुल टिकट कटे हैं। हाँ। उसमें से 3 महिला विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे का टिकट काट के मंत्री रुद्र कुमार को टिकट दिया गया है। हाँ। खुज्जी से छन्नी साहू थी, भोलाराम साहू को टिकट दिया गया, उनका टिकट काट के। चित्रकूट से राजमन बेंजाम थे विधायक कांग्रेस के, उसका टिकट काट के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को दिया गया है। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा विधायक थी, अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। पंडरिया से ममता चंद्राकर थी विधायक, उसको काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। काकेर से शिशुपाल सोरी थे, उसकी जगह शंकर ध्रुवा को टिकट दिया गया है। अंतागढ़ से अनूप नाग थे, उसकी जगह रूप सिंह पोटाई को टिकट दिया गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल थे, अब दलेश्वर साहू को टिकट दिया गया है। तो कुल 8 विधायकों के टिकट कटे हैं इस 30 नामों में, और उसमें से 3 महिलाएं हैं जिनकी टिकट कटी है। तो ये समीकरण है, और हालांकि माना जा रहा है कि जो 30 में से 20 ऐसे नाम हैं जो कि पहले फेज में चुनाव भी होने 7 तारीख को, उसमें से कोशिश ये की गई है कि बड़े नामों की एंट्री कराई जाए, जैसे दीपक बैज की एंट्री कराई गई है। चित्रकूट में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अब बैज साहब का ऐसा हो गया जहां सांसद है, जहां जरूरत पड़ती है वहां बैज साहब फिट कर दिए जाते हैं। वंदना जी भी लगातार बनी हुई है। वंदना जी, क्या बात है, मतलब आपके पास तो हमेशा आप कहते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, पर बैज साहब को जहां जरूरत होती है वहां फिट कर देते हैं, कोई खास वजह? देखिए, आप अभी आपने भी कहा कि हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं और दीपक बैज भी बड़े नेता में ही आते हैं जी। तो इसलिए दीपक बैज की जी को वहां पर वही तो मैं कह रहा हूं वंदना जी, दीपक जी ही आते हैं, कोई खास वजह? नहीं, दीपक जी ही नहीं आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बड़े नेता हैं सब बड़े नेता ही आते हैं जी, और जी। आप देखेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही विश्वास के साथ पार्टी में उतरी है, चुनाव में उतरी है। इसके मेन कारण है कि हमने 5 साल में बहुत अच्छे से काम किए, जनता के बीच में जाकर के काम किए, और जो हमने घोषणा किया था उस घोषणा को हमने अधिकांश पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ में आकर के गारंटी देते हुए घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को गारंटी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उस गारंटी पर जनता विश्वास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। उस गारंटी का कोई अता पता नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगुनी होगी। आज किसानों की आपके वादे भी तो, की सरकार आपका घोषणा पत्र भी तो अमल में नहीं आ पाया है अब तक पूरी तरह से 100%। देखिए, किसी भी पार्टी की बात करें तो कोई भी पार्टी 100% घोषणा पत्र को पूरी नहीं कर पाती है, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है 36 में तो हमने 34 वादा पूरा करके दिखाया है। चाहे हम किसानों की बात करते हैं, नहीं, किसानों को कहा था। हाँ, टीएस बाबा के आंकड़े थोड़े अलग हैं वंदना जी। देखिए, मैं वही बता रही हूँ आपको कि हमने जो वादा किया था उसमें से अधिकांश वादा पूरा किए हैं, और जो कुछ वादा अधूरा है उस वादा पर हम आने वाले समय में लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और कहा जाता है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम भारतीय जनता पार्टी के पास न ही कोई नियत है और न ही कोई नीति है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन से मुंह लेकर के जनता के पास जाएंगे? क्या महिलाओं के पास जाकर के बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, आज महंगाई बेलगाम है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पे भी लगातार नजर रहेगी। एमपी का भी, एमपी के बारे में भी ललित बात कर ले। यहाँ पर भदौरिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, लिस्ट तो जारी कर दी, दिग्गजों की बात यहाँ पर की जा रही है, पर जिस तरह से बीजेपी ने जहां पर केंद्रीय नेतृत्व को लगाया है, मैदान में उतारा है, वहां पर कुछ खास कांग्रेस नहीं कर पाई है। 3 सीटों पर होल्ड भी कर दिया है, क्यों? आपको कैसे लगा कि खास नहीं कर पाई? आपको किस नजरिए से लगा कि खास नहीं कर पाई? बड़ा चेहरा वहां पर नहीं ला पाई। कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा चेहरे की तो आवश्यकता तब है जब जमीन सर की हो। यहां तो मध्य प्रदेश का जनमानस कांग्रेस पार्टी के साथ है आदरणीय रितु जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं। यहां तो भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बचे उनको लड़ा दे लाके एमएलए का चुनाव मध्य प्रदेश से।
मतलब आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय केंद्रीय जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो लाए गए हैं मैदान में, उनसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टक्कर का मुकाबला नहीं है? कोई फर्क नहीं। आप देखिए ना, विरोध हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी विधानसभा में घुस नहीं पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सफाई देते घूम रहे हैं कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैं तो सोच रहा था कि सफाई करता घूमूंगा। ये उल्टा इंपैक्ट क्या है भारतीय जनता पार्टी का, ये बता दूं आपके माध्यम से। जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जमीन सरक चुकी है, और जो विकास की डोर 2018 में आदरणीय कमलनाथ। मैं चाह रहा था भदौरिया साहब आएंगे आपके पास भी, सिसोदिया साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन ऋतु लगातार रिएक्शन का दौर चल रहा है। तो क्यों ना एक फटाफट अपने दर्शकों को रिएक्शन बता दें इस लिस्ट को लेकर, जो कुछ भी बयान अब तक आए हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं। आज 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 15 साल तक जिन्होंने वादा खिलाफी की, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, जनता जिन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रही है, ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी करके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने आप को सनातन प्रेमी होने का दिखावा कर रही है, वहीं लगातार जिस प्रकार से कबीरधाम से शिवलिंग गायब होने की घटनाएं हुई है, दुर्ग भिलाई में मां पार्वती के साथ अभद्रता हुई है, और 5 साल से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे कबीरधाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, भिलाई की घटना हो, और कांग्रेस का कभी भी सनातन से कोई श्रद्धा और आस्था नहीं रही है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने नवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक प्रकार की बंदिशें लगाकर सनातन प्रेमियों की श्रद्धा और आस्था को रोकने का कोशिश किया है, तो ये इस प्रकार का ढोंग ना करे। चाहे गंगा जलवाल के मामले में भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दावा करती थी और विधायकों का टिकट काट दिया, यही बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसलिए अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है। पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, और अभी केवल 30 प्रत्याशियों की ही सूची जारी कर पाई है। ये बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी डरी हुई, घबराई हुई है। आज 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 15 साल तक जिन्होंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और आखिर प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो आ चुके हैं, जिसका इंतजार था, लेकिन अभी सूची और बाकी है। सर, आप लोगों ने अगर हम बात करें तो लगातार ये अमरजीत भगत को सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 5वीं बार मुझ पर भरोसा किया है। मैं पार्टी के हर निर्देशों का अक्षर सा पालन करूंगा और क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहूंगा। जिनको भी टिकट मिला है सबको शुभकामनाएं, सब विजयी हों। और आज नवरात्र का पहला दिन और शुभ मुहूर्त में सूची आया है, माता का आशीर्वाद सभी को मिलेगा। वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए, कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीज़ों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और आखिर प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो आ चुके हैं, जिसका इंतजार था, लेकिन अभी सूची और बाकी है। सर, आप लोगों ने अगर हम बात करें तो ये जो सूची दी है, 8 विधायकों के नाम को काट दिया है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग का पहला सूची आया है, कांग्रेस आला कमान ने जारी की है। नवरात्रि की बधाई। लेकिन जो सूची जारी हुआ
वो पूरे जीतने वाले प्रत्याशी हैं। हाईकमान का निर्णय है। अगर किसी एमएलए का अगर टिकट कट गया हो, कहीं कमी बेसिक और कुछ चीज ऐसा रहा हो जो हाईकमान का निर्णय है, क्योंकि हम लोग सभी रिपोर्ट हाईकमान को दे दिए थे और हाईकमान के पास ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही सिर्फ विनिंग कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से सबको स्वीकार्य है और हम लोग इस लिस्ट से हम लोग का पूरे प्रत्याशी बेहतर है। हम लोग पहला चरण का 20 से 20 सीट से हम जीत के आएंगे। ये जो लिस्ट आपने भेजी है सर, आप जरूर कह रहे हैं कि हाईकमान का निर्णय है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो सर्वे किया गया है, उनकी रिपोर्ट ली गई है और नेगेटिव मार्किंग भी जरूर आई होगी और लगातार कांग्रेस कहती रही है कि विनिंग कैंडिडेट को देंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी के भी जो सूची आने वाली है उसमें और भी जो विधायक हैं उनके लिए अलार्मिंग है। देखिए, मैं आने वाला सूची में किसका क्या होगा मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन आने वाला सूची भी बेहतर रहेगा और उस सूची में भी जो जीतने वाला प्रत्याशी रहेगा टिकट उसी को ही मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार हमको बनाना है। इसलिए हाईकमान कहीं पे भी कोताही नहीं बरत रही है। हमारा 1 से लेकर 90 सीट तक विनिंग कैंडिडेट रहेगा और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनेगी। दीपक बैज जो है वो अब विधायकी के लिए लड़ेंगे। न्यूज 18 लगातार कहते आ रहा है और हमने दिखाया भी था कि आप चित्रकूट से लड़ेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं लोकसभा और अब विधानसभा के बीच में, और दूसरी बात पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, पूरे प्रदेश को भी के लिए बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। जब से मैं पीसीसी के अध्यक्ष हाईकमान ने बनाया है तब से बड़ी जिम्मेदारी है और काम कर रहे हैं। हाईकमान का निर्णय है, मुझे भी टिकट दिया, लेकिन इससे कहीं भी चुनाव प्रचार प्रभावित नहीं होगा। चित्रकूट की जनता पे भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। मुझे लगता है कि शायद अगर हाईकमान ने निर्णय लिया, सोच समझ के निर्णय लिया, इससे बस्तर को फायदा होगा। दूसरी सूची कब आएगी सर? दूसरी सूची अभी 17 तारीख छोटी सी बैठक है और उसके बाद 17 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है, वो तो हाईकमान के ऊपर है। देवती कर्मा का भी टिकट काटा गया है। हालांकि दीपक बैज का कहना है कि परिवार की जो सहमति थी उसके आधार पर उनके बेटे को जो है वो टिकट दी गई है। देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपको आरंग से टिकट मिली, हालांकि ये कयास भी लगाया जा रहा था, क्या बदला जा सकता है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाह थी और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाती है और हमारी पार्टी पे पूरे प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। जिन विधायकों की टिकट कटी है वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका भी सहयोग पार्टी को मिलेगा। पार्टी आगे उन लोगों को और भी अवसर देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है और हमारी सरकार पिछले समय तो हम 68 सीटें जीत के आए थे, बाद के उपचुनाव में भी हम जीते हैं और आने वाले समय में अभी तो जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार, लेकिन हमारा टारगेट पूरा 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हम जीत के आएंगे। अगर हम बात करें सर तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ महिला विधायकों के जो है वो टिकट काटे गए हैं। नहीं, टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके बदले में और भी महिलाओं को टिकट दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी किस तरीके से है? हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही है हमारी पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और हमारी तैयारी आज की नहीं, पूरे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, राजनांदगांव से जो नाम आया है वो काफी चौंकाने वाला नाम आया है, गिरीश देवांगन। हालांकि वो लड़ेंगे और पहले भी अलग अलग तरह से उनके नाम आते रहे हैं, कभी राज्यसभा के लिए भी नाम आता रहे, लेकिन अब राजनांदगांव में आपने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। निश्चित रूप से वो हमारे बेहतर प्रत्याशी हैं और अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे और इस बार आपने देखा होगा 20 सीटें जो पहले फेज की है उसमें हम 19 सीट जीते हैं। इस बार भी हम राजनांदगांव जीतेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होगा। सर, राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो अमित शाह आ रहे हैं नामांकन के लिए और पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी उस पर ताकत लगाना चाहेगी। ऐसे में क्या माने कि गिरीश देवांगन जो है आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान के चलते थे या फिर आपको लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ में ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और इनके जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। 4.5 साल कभी इनके दर्शन हुए क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी।
तो लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। सिसोदिया साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं, रिएक्शन आपसे लेना था। अभी आप भदौरिया साहब को सुन रहे थे। मेरा सवाल ये था कि जहां पर केंद्रीय नेतृत्व को आपने मैदान में उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, वो इसे चुनौती नहीं मानते, चैलेंजिंग नहीं मानते। उनके लिए कहना है कि हाँ, साधारण सी बात है और हम उस सीटों पर और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या कहेंगे? पूछे, अरे आज वहां पर कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी और तोमर साहब वहां पहुंचे हुए हैं, अटेर दिमनी। उसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्षेत्र में है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जो है अपने बड़े नेता पलायन कर चुकी है। एक भी बड़े नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, ना कोई टिकट लेना चाह रहा है। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस अपने आप को मैदान से छोड़ चुकी है, रणछोड़ हो चुकी है, मैदान छोड़ चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता है और चुनाव को युद्ध के रूप में मानते हुए अपने आप को एक सैनिक के रूप में मानकर आप ये सवाल कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किसी बड़े चेहरे को मैदान में नहीं उतारा गया है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आपने जिन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, क्या वाकई वो मैदान में आना चाहते थे? क्योंकि लग तो नहीं रहा उनके बयानों से। वाला कार्यकर्ता कोई भी हो, वो चुनाव से कैसे दूर जा सकता है? और राजनीति करते काहे के लिए? राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, चुनाव में जब अवसर मिलता है तो पार्टी की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ऐसे थोड़ी कांग्रेस जैसे भग के जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं, भग जाते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं चुनावी राजनीति से। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने घोषणा कर दी कि 10 साल तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, ये कोई बात होती है क्या? आप अपनी नाकामियों को इस प्रकार से संकल्प लेके थोड़ी ना छुपाया जा सकता है। कांग्रेस में आप देखिए, एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप के नेताओं को सबको टिकट मिलेगा, दूसरे ग्रुप सब हंसिए में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, सामूहिक निर्णय होता है, सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मिलकर प्रदेश की तरक्की की बात करते हैं, मिल बैठकर योजनाएं बनाते हैं और इसीलिए वो योजनाएं भी सफल होती है और जनता की भी सेवा होती है, विकास के भी कार्य होते हैं और गरीब कल्याण के भी काम होते हैं। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि सारे नेता एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लड़ते हैं और अंततः जीतते हैं। जीतने के लिए सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ता है, सबका अपना अपना योगदान होता है। जी जी, भदौरिया साहब, आपके नेता नजर नहीं आ रहे हैं, सक्रिय नहीं है, भाग गए हैं, सुना होगा आपने पूरा। सिसोदिया साहब की पहले तो स्टडी नहीं है। इन्होंने कितनी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में मौका दिया, वो सही नहीं बता पाए। इन्होंने पहले कहा कि अजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, भैया पहली सूची में नाम है, जो रट सिख प्रत्याशी है। तो मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, लड़ते चले आए, वो सब लोग लड़ रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की बात करें, विवेक तनखा जी की बात करें, ये सब लोग राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो जहां से सांसद है एक जगह से जनप्रतिनिधि दोबारा फिर उसको भर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चुनाव लड़ा रही है क्या, वो और बचे हैं उनको भी लड़ा दे। और अगर ये लोग इतने बड़े वाले हैं, जैसे नरेंद्र सिंह जी के अभी इन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं दिमनी में, तो भैया क्यों जा रहे हैं? वो तो बहुत बड़े राजनेता है, उनके यहाँ तो वो खुद नहीं जाए तो उनको जीत जाना चाहिए। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं भाई, हम तो सामूहिक रूप से नेतृत्व में काम करते हैं। आपके जैसे नहीं है कि इधर उधर गायब होते हैं। आपके नेताओं को पता ही नहीं है कहाँ है वो। हमारे मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में है। आज मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा हम चुनाव कर रहे हैं, तो हमारी शक्ति केंद्र हो रही है। नहीं, सिसोदिया साहब पहले सुन लेते हैं। हाँ भदौरिया साहब, देखिए, इनके जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व जो गली गली घूम रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, उनको ये मध्य प्रदेश के जनमानस को जवाब देना पड़ेगा। आप चुनाव चालू हो गया है कि पटवारी घोटाले में, नर्सिंग घोटाले में मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा क्यों हुआ, उनको ये जवाब देना पड़ेगा मध्य प्रदेश के युवाओं में। महिला अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, जो केंद्र के एनसीआरबी के आंकड़े जारी होते हैं उसमें नंबर 1 है। उसमें क्यों नंबर 1 है? ये केंद्र से आए हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मध्य प्रदेश के जनमानस को जवाब देना पड़ेगा। ठीक। जगह जगह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? हर चीज में भ्रष्टाचार। आज कहीं पर भी कोई भी काम कराने 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता जानती है, पहले लाओ और फिर ले जाओ। ये सिस्टम बना रखा है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने।
तो ये भाजपा के लोग समझ ले, आदरणीय ललित जी और सिसोदिया जी सुन लो, बिल्कुल अमित शाह जी, फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और सिंधिया जी जो बचे हैं उनको और विधानसभा का चुनाव लड़वा दो, फिर भी मध्य प्रदेश से आपकी जमीन सरक चुकी है और ये मान लीजिए कि 200 के पार अब की बार कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। जी, अब ये बात सही है भदौरिया साहब, लेकिन दरअसल आप इतने वादे कर चुके हैं ना, कई बार आपने कमलनाथ जी को बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहराने तक का ऐलान कर दिया, लेकिन नतीजे क्या हुए? ठीक है, आ रहा हूं आपके पास भी। सिसोदिया साहब, आप शिवपुरी को लेकर पेच फंसा हुआ है, यह भी कहा जा रहा है कि सिंधिया लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सिंधिया ये भी चाहते हैं कि दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। क्या इस तरह की दिक्कतें हैं आपके सामने, या ये आपको भी लगता है कि अफवाहें फैला रहा है कोई? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ तय हो चुका है। अभी शीघ्र ही आप देखेंगे कि सूची आएगी, उसमें सारे नाम आएंगे। जहां तक शिवपुरी की बात है तो वहां पर हमारे मंत्री और यशोधरा राजे जी वहां से लगातार लड़ते थे। इस बार स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करी है कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। अब पार्टी निर्णय करेगी, ये हमारे यहाँ है, ये स्वतंत्र परंपरा, ये अपने विचारों की अपनी बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी पार्टी के अंदर है, आंतरिक बातें हैं, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। उन्होंने अपनी बात रखी है, पार्टी ने उस पर विचार किया। अब अभी भाई मेरे कह रहे थे भदौरिया जी कि भाई गली गली में घूम रहे, तो भैया गली गली में क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमने काम किया है ना, हमने गरीबों का कल्याण किया, गली गली को बनाया है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बार बार जाएगी, गली गली जाएगी, कार्य के आधार पर जाएंगे। अब ये कह रहे थे कि बड़े नेताओं को और चुनाव में उतार दो, तो उसके लिए आपकी सलाह की जरूरत नहीं, हमारा पार्टी का नेतृत्व तो सोचता है, जिनको लगेगा उनको लड़ाएंगे। भदौरिया साहब शिवपुरी पर जवाब चाह रहे हैं आपसे कि शिवपुरी के अंदर खाने में कोई हलचल है क्या? एक सवाल। दूसरी बात, दतिया, हाँ ठीक है, चलिए भदौरिया साहब आप एक छोटा आपका रिएक्शन फिर प्लीज। देखिए ललित जी, मैं शिवपुरी का मतदाता हूं, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, यशोधरा जी ने इतनी जमीन सरक गई थी कि वो स्वास्थ्य कारणों का बहाना बना के भग गई। अब पहले तो कौन कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा, यही सोच के जब इनकी मंत्री भग गई, तो अब तो केपी सिंह जी जैसे कद्दावर जो 6 बार से बगल की विधानसभा से लगातार विधायक रहे, वो आ गए। जो एक विश्वसनीयता का ब्रांड है मध्य प्रदेश के अंदर, केपी सिंह कक्काजू, वो अब शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अब यशोधरा जी को ले आए या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लाए, वो नहीं आ सकते केपी सिंह के सामने। मैं खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो केपी सिंह जी के सामने अब इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या यशोधरा सिंधिया हो। ठीक, दिवाली के बाद फिर और भी चर्चा भदौरिया साहब दतिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गृह मंत्री की अगर हम बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उनके सामने आपने अवधेश नायक को टिकट दिया है, जो पहले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, फिर से कांग्रेस में आ गए। आखिर क्या माने, ये प्रेशर की वजह से हुआ है, आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था, क्या माने इसे? राजेंद्र भारती जी लगातार लड़ते चले आए। पिछली बार 2000 वोटों से किस तरीके से राम राम कह के नरोत्तम मिश्रा जी जीते हैं। अब स्थानीय कांग्रेस जन का और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लगा कि अवधेश नायक जी दतिया से अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। सारे कांग्रेस जनों की सहमति, स्थानीय नेतृत्व की सहमति, कांग्रेस के उसकी सहमति के आधार पर हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस बार नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव हारने जा रहे हैं, उनको अवधेश नायक के हाथों ही हारना लिखा है। जी, अवधेश नायक के हाथों ही हारना लिखा हुआ है। सिसोदिया साहब भी लगातार बने हुए। सिसोदिया साहब, आपके पास कोई रिएक्शन दतिया सीट को लेकर? अवधेश नायक लोग नहीं है हमारे बड़े नेताओं के सामने लड़ाने के लिए। अभी दिल्ली में उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, दतिया में ये वो उन्हीं को ले जाके जो भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है, ले देके देना पड़ा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस बातें कर रही है बड़ी बड़ी, वास्तविक में यथार्थ में कुछ है नहीं। पिछोर में कक्का जी का इतना विरोध हो गया कि उनको शिवपुरी शिफ्ट होना पड़ा। और ये बड़ी बात केपी सिंह जी, अरे निश्चित तौर पर केपी सिंह जी को हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता हरा देगा, केपी सिंह जी को हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता हरा देगा। भैया तुम कहां लगे हो? और मेरी बात सुनो, आप आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं
कि आपके आपके पास में अगर इतना ही केपी सिंह जी का इतना ही वर्चस्व था तो पिछोड़ से क्यों भगना पड़ा उनको शिवपुरी? इसीलिए ना कि पिछोड़ में हार जाते। अरे भाई पिछोड़ क्यों बदलना पड़ा? लगातार जहाँ से विधायक थे वहीं से बनते ना, ठीक से नहीं बन सकते, वहां से हार जाते, उन्होंने शिफ्टिंग करी है। मेरा निवेदन ये है, वो सीधी सी बात है कि कांग्रेस के पास ये देखे उम्मीदवार लड़ने वाले। शिवपुरी से नाम बताओ किसको लड़ाओगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लड़ा दो। ठीक, ऐसा लग रहा है शिवपुरी को, हाँ, ऐसा लग रहा है भदौरिया साहब ने शिवपुरी को दिल पे ले लिया है। शिवपुरी इनका गृह नगर है, इसीलिए हाँ समझ रहा हूँ कि इनके स्थान साहब आ गए पीड़ा में, समझ रहा हूँ ये मांग रहे थे शिवपुरी से, इनको लग रहा था नंबर, अब आगे केपी सिंह जी, तो इनकी पीड़ा में समझ रहा हूँ भदौरिया जी की, और इसीलिए शिवपुरी में इनकी सुई अटक गई है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां हमारा एक छोटा सा भी कार्यकर्ता आएगा तो केपी सिंह जी को चारों खाने चित्त करने का काम कर देगा। आपका छोटा सा कार्यकर्ता जब चारों खाने चित्त करने की आप जो बात कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ताओं को आपको उतारना पड़ा, ये भी तो सच है ना सिसोदिया साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हकीकत है ललित जी। चलिए चलेंगे, हम कुछ तकनीकी दिक्कत है, सिसोदिया साहब के पास इसी सवाल के साथ लौटेंगे। भदौरिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भदौरिया साहब, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के सामने बंटी विवेक साहू, मार्जिन बहुत तेजी से घटता हुआ, जीत का मार्जिन 2018 का ही देख लीजिए, और लोकसभा चुनाव का जो मार्जिन रहा है वो भी बहुत तेजी से घटा है जी। देखिए, कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश का ब्रांड और छिंदवाड़ा को उन्होंने पूरे विश्व के पटल पर लाकर इंगित कर दिया, ऐसे राजनेता के सामने कोई भी प्रत्याशी आ जाए वो प्रत्याशी गौण होगा जी। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इतने अल्प समय में 12 साढ़े 12 महीने का प्रशासनिक कार्य करने का मौका मिला आदरणीय कमलनाथ जी को। उन्होंने मध्य प्रदेश की छवि पूरे हिंदुस्तान पे जाके इंगित कर दी। उन्हें पता था कि ये किस तरीके से प्रशासनिक रूप से जो मध्य प्रदेश का शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे उबारा जाएगा। पूरा खजाना खाली था, फिर भी 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आप देखिए, कन्यादान की राशि दुगनी कर दी आदरणीय किसान जी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली। ठीक, हाँ। ये सब योजना मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई और बेकारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखा था उससे बाहर निकालने का आदरणीय कुछ ऐसा भी था क्या? जी जी, भदौरिया साहब, चर्चाएं ऐसी भी थी, लिस्ट में देरी को लेकर कहा यह भी जा रहा था कि जैसे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा ईडी, सीबीआई, ये तमाम जांच एजेंसी आ जाएंगी। तो ये क्या ऐसा कुछ था क्या मंथन के दौर में, या ये सिर्फ अफवाहें हैं, राजनीतिक अफवाहें? देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय ललित जी, मैं बरसों से देख रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सबको मालूम है कि ये इनके सहयोगी संगठन के रूप में काम कर रही हैं, जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने राजनीति का स्तर 2013 के 14 के बाद से इतना नीचे स्तर पे ले आया राजनीति को। मैं आपको बता दूं, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल, सबको मालूम है, जांच एजेंसियों का आपने भी कहा ना, तो ये दुरुपयोग ही है ना कि प्रत्याशियों की सूची के बाद इस तरीके के छापे पड़ेंगे, ये दुरुपयोग है ना। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सिलसिला फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा भदौरिया साहब। मेरा सवाल, आपने एक बात कही अभी भदौरिया साहब, आपने एक बात कही दिग्विजय सिंह का नाम लेकर, तनखा साहब का नाम लेकर, कि ऑलरेडी उनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, राज्यसभा में वो हैं, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रयोग किया गया है। दीपक बैज, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, सांसदी भी है, और अब विधायकी भी उन्हें देनी पड़ रही है। देखिए ललित जी, वहां क्या परिस्थितियां रही, क्या वहां का समीकरण रहा, उसकी संदर्भ की मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस जगह, जिस चीज की, जिस क्षेत्र की जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। जी जी, बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा, शिव के सामने हनुमान है, क्या होगा? अब देखिए, हनुमान जी तो सर्वशक्तिमान है, कलयुग के देवता है, उनके सामने जो कोई आ जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बजरंग बली ने तो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में आशीर्वाद प्रदान किया, बुधनी में भी आशीर्वाद प्रदान करेगी बुधनी के जनमानस। मैंने तो बुधनी का चुनाव देखा आदरणीय ललित जी, मैं गया था 2013 के चुनाव में बुधनी में, तो मैंने देखा
कि बुधनी में जो विकास होना चाहिए एक व्यक्ति के इतने लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद बुधनी में विकास नहीं हुआ। बुधनी में विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी के परिवार का और उनसे जुड़े हुए लोगों का। बाकी बुधनी में सड़कों की हालत खराब है, चाहे आप नसरुल्लागंज देख लीजिए, बुधनी देख लीजिए, हाँ। पूरी हालत खराब है। कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया बुधनी के अंदर जो लगे कि हाँ इस क्षेत्र का व्यक्ति लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री है। कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। हाँ, अगर बढ़ावा दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह के परिजनों को रेत के अवैध उत्खनन का बढ़ावा दिया गया तो लेकिन वहां से दिग्गज उतारकर चुनौती देने की कोशिश की, वो फॉर्मूला भी काम नहीं आया वहां से। तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी या जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं मस्ताल, वो कुछ वहां पे कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कहा ना, कर्नाटक में हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, तो बुधनी में भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कांग्रेस पार्टी के साथ। और मस्ताल साहब शिवराज सिंह जी को और बुधनी के जनमानस की जो भावना है उनकी अनुरूप जीत के मस्ताल साहब आएंगे। हनुमान जी महाराज को बुधनी की जनमानस सहयोग करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, तकनीकी दिक्कत थोड़ी सी हो गई थी। सिसोदिया साहब, एक सवाल मैंने आपकी तरफ उछाला था, उसका जवाब, और एक बात और उसमें मैं एड ऑन एक चीज कर दे रहा हूं। शिव के सामने हनुमान है, तो क्या ये समीकरण आपको लग रहा है कि कोई कारगर होगा? जी नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी सूची जारी करने का काम किया है, जिस प्रकार से अपने काम को नीचे तक ले जाकर शुरू करने का काम किया है, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कई जगह आगे चलने का काम कर रही है। दूसरी बात, कांग्रेस ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों को इस 144 की सूची में ठगने छिलने का काम किया है, महिलाओं की बात करके महिलाओं को ठेगा बताने का काम कर दिया, युवाओं की बात करके युवाओं को बताने का काम कर दिया। बागी दागी जो लोग थे इनके पिछले 2018 के चुनाव में जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खुल के काम करा था, काम ही नहीं करा था, चुनाव लड़े थे, उन लोगों को इसके अंदर समावेश करने का काम किया। जिस प्रकार की सूची आई जिसमें बागी तो आपकी भी परेशानी बने हुए हैं, एक बागी तो आपकी भी परेशानी सिसोदिया साहब बने हुए हैं, और अभी जब 5वीं लिस्ट आएगी, पर हमने किसी बागी को टिकट नहीं दिया है। उसके बाद में फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता जिस प्रकार से दूर भगने का काम कर रहे हैं सूची से, जिस प्रकार से कांतिलाल भूरिया जी निकल लिए धीरे से, बेटे को आगे कर दिया, कांतिलाल भूरिया जी आगे निकल गए, वो निकल लिए धीरे से, और तमाम जगह आप देखोगे एनपी प्रजापति जी धीरे से बाहर हो लिए। ये जो बड़े बड़े लोगों के जिस प्रकार से इन्होंने जो है बाहर होने का काम किया है, सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस की लिस्ट में ये देखने को मिला है कि मोस्टली चेहरे अपनी पारंपरिक सीट से ही उतारे हैं। आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है? मास्टर स्ट्रोक मारा है भारतीय जनता पार्टी। अजीत जी से सवाल था। देखिए, मास्टर स्ट्रोक मारा है कांग्रेस पार्टी ने। जो चर्चा थी कि शिवपुरी विधानसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ सकते हैं चुनाव लड़ने, वहां केपी सिंह जी को लाके कांग्रेस पार्टी ने पहले घोषित कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में हिम्मत है तो शिवपुरी से आए, लड़ ले चुनाव। कांग्रेस पार्टी चैलेंज करती है, ये कह रहे ना कि केपी सिंह जी डर के भक्के आए। अरे मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस पार्टी का, चैलेंज है कांग्रेस पार्टी। राजपाल जी, क्या आप मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं इसको? मास्टर स्ट्रोक क्या आप मान रहे हैं? बीजेपी के और भी उम्मीदवार बचे हैं, आप कौन सा सुपर कार्ड निकालेंगे? अब बीजेपी कौन से सुपर कार्ड निकालेगी? अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता शिवपुरी पे अटक गए, शिवपुरी से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, शिवपुरी में अटक चुके हैं, ये शिवपुरी कर रहे हैं। शिवपुरी बुरी तरह हारोगे, कुछोर में जीते होते तो शिवपुरी नहीं आते, वो शिवपुरी आना ही शिवपुरी नहीं। राजपाल जी, यहाँ पर देखिए, युवाओं को भी कांग्रेस ने मौका दिया है। ज्यादातर तो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, युवाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है, और आप लोग सोशल इंजीनियरिंग के जरिए युवाओं को ही साधते थे। ज्यादातर लोग तो कांग्रेस के 144 में वही है जो पहले से या तो विधायक थे या भी पिछला चुनाव लड़कर हारे हुए लोग हैं, या जो लोग पिछला चुनाव लड़कर और जी सिसोदिया साहब आज तक हाँ भदौरिया साहब बोलिए, फिर सिसोदिया साहब के पास चलेंगे। जी 50 या 50 से कम उम्र के लोग कांग्रेस पार्टी की सूची में 65 है, 65। आप भारतीय जनता पार्टी का रेशो उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितने युवाओं को मौका दिया।
भारतीय जनता पार्टी तो जो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए उन लोगों को ला ला के तो विधानसभा का चुनाव लड़वा ली। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इनके प्रत्याशी को सफाई देते मुझे आप एग्जिट कर दीजिए। कारण क्या है कि मैं दूसरी डिबेट में जुड़ा हुआ हूं, मैंने इतना टाइम। ठीक 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 ठीक, चलिए सिसोदिया साहब व्यस्त है और चर्चाओं में वो लगातार बने हुए हैं और रिएक्शन भी लगातार दे रहे हैं। सिसोदिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शिवपुरी वाला सवाल ड्यू रहा, दिल वाला सवाल था भदौरिया साहब का, आप जवाब नहीं दे रहे थे। खैर, सिसोदिया साहब व्यस्तता के चलते हमें इतना ही वक्त दे पाए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। भदौरिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं। लेकिन ये एक बात जो लगातार इस लिस्ट के आने के बाद ये क्लियर हो गई है कि ज्यादातर नाम वही है, छत्तीसगढ़ में तो ज्यादातर नाम वही है जो न्यूज 18 ने लगातार आपको बताए हैं। इसके अलावा भी हमने हायरार्की, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया बताई, चुनाव के ऐलान के बारे में बताया, बैठकों के बारे में बताया, यह तय है कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। इसी तरह से यह लिस्ट आई है। चूंकि ये 144 नाम, मध्य प्रदेश में 144 नामों का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में भी हमने बताया था कि किस तरह से यही नाम और इसके इर्द गिर्द ही नाम होंगे। ठीक है, पिता नहीं आए तो पुत्र आ गए उस लिस्ट में, लेकिन ये हमने तमाम चीजें बताई। बिल्कुल ललित, एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं वो हॉट सीट जहां से उम्मीदवारों का ऐलान एमपी में कांग्रेस ने कर दिया है। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो सतीश को उतारा गया है चुनावी मैदान में। जतारा की बात करें तो लखन घनघोरिया को उतारा गया है, कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। और राघोगढ़ की बात करें तो जयवर्धन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी कि जो लिस्ट आज कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें कई बड़े चेहरे हम देख रहे हैं जो कि बरकरार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जयवर्धन का आपने जिक्र किया, दिग्विजय के बेटे हैं और चाचा को भी टिकट मिला है। ऐसा नहीं है कि चाचा को भी टिकट मिला हुआ है। भदौरिया साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भदौरिया साहब के पास भी हम चलते रहेंगे। और इन सब के बीच जो दिग्गज हैं, जो मैदान में हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जानकारी भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जानकारी की जो खिड़की है वो खुली हुई है, इस पर बस आपको लगातार नजर रखना है। भदौरिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। भदौरिया साहब, कहां ये बात ठीक है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं? अभी आपने ऐलान भी कर दिया कि भाई अब की बार 200 पार। कहां चुनौतियां मिल रही हैं? कहीं तो चुनौती मिल रही होगी ना? देखिए, जब जनमानस जिसके साथ होता है आदरणीय ललित जी, वहां चुनौतियां गौण हो जाती हैं। चुनौतियां उसको मिले। जनमानस हमेशा आपके साथ होने का दावा आपने किया। बाय इलेक्शन के नतीजे देख लीजिए, 2018 में भी कांटे की टक्कर के बाद आप सत्ता में आए, ये बात सही है। कुछ दोस्त आपके चले गए नाराज होकर, हृदय उनका परिवर्तन हो गया, लेकिन बावजूद उसके तब भी आपने दावा किया कि जनमानस आपके साथ है। ये जनमानस वोट में कन्वर्ट नहीं होता ना? बिल्कुल होता है। आप नगरीय प्रशासन के चुनाव में देख लीजिए, महापौर के इतने इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी जो ग्वालियर चंबल अंचल से गए हुए लोग थे, जो दावा करते थे कि सरकार 2018 में कांग्रेस की हमने बनाई, वहां ग्वालियर चंबल अंचल में 2 महापौर के चुनाव हुए, ग्वालियर और मुरैना। हाँ। दोनों से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, कांग्रेस पार्टी जीत के आई वहां पे। तो ये जो गलतफहमी लोगों को रहती थी, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका वर्चस्व था। आज ये स्थिति है, जो लोग आदरणीय ललित जी कभी टिकट बांटा करते थे, जिनके कहने पे टिकट हुआ करते थे, जिनके कहने पे सूचियां इंतजार करती थी कांग्रेस पार्टी में, आज वो लोग अपना टिकट होगा कि नहीं होगा वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी ने उठा के उनकी स्थिति कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी बातें करें, ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित कर दिए। अनेकों सीटें ऐसी हैं जहां पे डिसीजन तक नहीं ले पा रही भारतीय जनता पार्टी। अजीत जी, आपका ये कहना है कि जनता आपके साथ है। जनता अगर आपके साथ है भी तो क्या आपका परिवार आपके साथ है? आपके परिवार के सदस्य पूरे तरीके से आपके साथ है? 2018 को मत भूलिएगा। बिल्कुल 100% परिवार के सदस्य। देखिए, जो बिकने वाले थे वो चले गए, जो स्वार्थी थे चले गए। उनके साथ क्या स्थिति हुई ये सबको पता है, ये सबके सामने आ चुका है कि उनको भी एहसास हो गया कि उन्होंने चंद रुपयों के खातिर उन्होंने जिस तरीके से अपने मातृत्व संस्था के साथ गद्दारी की, और आज उनकी क्या स्थिति हो गई है राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, उनको भी एहसास है। तो ये जो दिल बदलने वाले, अंशिका जिस बात का जिक्र कर रही है भदौरिया साहब, ये जो दिल बदल जाते हैं जिनके, जैसे एक लोधी साहब हैं, वो कह रहे थे कमलनाथ पितृतुल्य हैं, अचानक से हफ्ते भर बाद
वो उन्हीं के सामने जाके खड़े हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। निमाड़ में जिस तरह की स्थितियां हुई, जिनको यादव परिवार ने नेता बनाया, वो अब सामने जाके खड़े हो गए। तो ये जो दिल बदलने वाले हैं, ये सब साफ हो गए या अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है? सब साफ हो गए हैं जी। देखिए, जो संघर्ष के दौर में अब इतने दौर, कई लोगों को बहुत लालच दिया गया। उमंग सिंगार जैसे साथियों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एसएमएस दिखाए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि मुझे तो 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर थे। उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को डिनाई कर दिया। हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि प्रदेश में राजा महाराजा बिक गए, परंतु एक आदिवासी नहीं बिका। ये अपने आप में क्वालिटी है। तो जो लोग आज संघर्ष के दौर में कांग्रेस पार्टी के साथ है, जब उन्होंने संघर्ष के दौर में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, तो आने वाला तो भविष्य सुनहरा है। 2 महीने बाद आप सब लोगों को मिठाई खिलाएंगे वहीं भोपाल के राजभवन में, जहां शपथ ग्रहण होगा। ठीक है अजीत जी, ऐसा कहा जाता है, जो पॉलिटिक्स के जानकार है वो कहते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में वोटर्स पर घोषणा पत्र बहुत ज्यादा असर दिखाता है। घोषणा पत्र में पार्टियां क्या किन चीजों को शामिल करती हैं, ये भी डिसाइड करती हैं कि आखिर वोटर्स का मूड क्या है। पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, ऐसे तमाम चीजें ऐलान आप लोगों ने किया था। इस बार आपके मुद्दे क्या है जनता के बीच? देखिए, 11 वचन तो दे ही दिए। अभी रिसेंटली पढ़ो पढ़ाओ योजना आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लागू करने का वचन दिया है, जिसमें 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह, 9-10 के 1000 रुपए और 11-12 को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आप देखेंगे कि किसानों का जो बचा हुआ कर्जा माफ था, बचा हुआ जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू करेगी। जो केस किसान भाइयों बहनों पे लगे हैं उनको कंटिन्यू खत्म करेगी कांग्रेस पार्टी। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, उसके बाद 200 यूनिट होगी, बिजली हाफ होगी। तो ऐसी 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 1500 रुपए लाडली नारी सम्मान के लिए जो भदौरिया साहब, हाँ, आपके पास तो पूरी लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट को छापकर वचन पत्र की शक्ल में कब पहुंचाएंगे? मंगलवार जी। इस बार बड़ा ध्यान रख रहे हैं आप, मंगलवार का, श्राद्ध पक्ष का, नवरात्र की शुरुआत का। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने धर्म को हमेशा मानती चली आई और सर्वधर्म का सम्मान करती। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म के को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। आदरणीय उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, भूल गए? आपके स्वाभाविक सहयोगी स्टालिन। कौन उदयनिधि स्टालिन? कांग्रेस पार्टी नहीं जानती, मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती। ठीक, वो आप ऐसा कर रहे थे? वो स्टालिन कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे थे। ठीक, एनडीए में शामिल थे स्टालिन। वो स्टालिन से कांग्रेस पार्टी को क्या लेना देना, आप मुझे बताइए ना। जी, मतलब ऐसा माना जाए कि अब राज्य के समीकरण के हिसाब से कांग्रेस ध्यान रखेगी, इतना तो तय है भदौरिया साहब? देखिए, राज्य के समीकरण के हिसाब से नहीं, राज्य की जनता के मानस आदरणीय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। आदरणीय कमलनाथ जी का चेहरा जो एक ब्रांड बन चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए, कमलनाथ जी एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के आए कि आप शिवराज सिंह जी जो 18 साल से मुख्यमंत्री है और कमलनाथ जी ने जो 15 माह के अल्प शासन काल में ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उन दोनों की तुलना मध्य प्रदेश का जनमानस करता है तो कमलनाथ जी कई गुना ज्यादा बढ़त लेते हुए दिखते हैं शिवराज सिंह जी के चेहरे के सामने। क्योंकि शिवराज सिंह जी का चेहरा आता है सामने मध्य प्रदेश की जनता के सामने तो अविश्वसनीयता आती है, झूठी घोषणाएं आती हैं, भ्रष्टाचार आता है, नारी पे अत्याचार आता है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करना आता है, युवाओं के साथ छलावा आता है, व्यापम कांड आता है। भाई दूसरी तरफ कमलनाथ जी का चेहरा आता है तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ आता है, नारी सम्मान आती है, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में किए गए कार्य आते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो सर्वधर्म समभाव को साथ लेके चलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो बिल्कुल साफ गोई से बात करता है। ये तो ललित जी मुझे कहने में गर्व होता है, मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को जब देखता हूँ, जब उनसे मिलता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। राजनीतिक दलों का जो भरोसा है, खुद पर भरोसा, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे। और ये चर्चा का सिलसिला, सीटों को डिकोड करना, कहां से कौन क्यों, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
बिल्कुल। और एमपी में कांग्रेस के उम्मीदवारों को आपको दिखा रही हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बना दिए गए हैं कांग्रेस ने, क्योंकि लिस्ट जारी कर दी है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई बड़े चेहरे भी इस बार कांग्रेस की लिस्ट में ललित नजर आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। जैसे कि जिक्र किया अभी अंशिका ने कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। दरअसल उसकी वजह भी है, इस तरह से सीटों को सोच समझकर और मंथन चिंतन के बाद ये आई है। सिर्फ मंथन नहीं है, इसमें बहुत चिंतन भी है। ये तमाम बड़े नाम, गोविंद सिंह, इनके भांजे को भी मौका मिला, लाहार से नेता प्रतिपक्ष है अभी, और सिंधिया के रहते अगर कोई बड़े कद का नेता है तो वो ये रहे हैं। केपी सिंह शिवपुरी से चुनावी मैदान में है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। शिवपुरी से मैदान में केपी सिंह। इसके अलावा बड़े चेहरों की और अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने केपी सिंह के अलावा भी जयवर्धन सिंह, जो कि राघवगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, राघवगढ़ से। और ये लगभग तय चीजें थी, हमने आपको बताया था जयवर्धन को मौका मिलेगा, मंत्री भी रहे, काम भी किया। लखन घनघोरिया जतारा से उतारे गए हैं चुनावी मैदान में। लखन घनघोरिया बड़ा चेहरा, और लगभग ये नाम तय था। और बाबूलाल टंडेल श्योपुर से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, और काफी सोच विचार के बाद उतारा गया। हेमंत कटारे साहब के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बेटे हैं, बीच में विवादों में भी रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर। ओमकार सिंह मरकाम डिंडौरी से, लगभग ये नाम तय था और इन्हें मौका मिला है। बिल्कुल, ओमकार सिंह की बात हमने कर ली। अब आरिफ मसूद को देखिए, भोपाल मध्य, जो कि हॉट सीट में से एक महत्वपूर्ण सीट है भोपाल मध्य, यहां से आरिफ मसूद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जीतू पटवारी पूर्व मंत्री, और ये भी लगभग तय नाम, राउ से उन्हें मौका जीतू पटवारी को दिया गया है। संजय शुक्ला, जो कि इंदौर 1 से, उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। ये भी हॉट सीट्स में से आते हैं, और संजय शुक्ला एक बड़ा चेहरा जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। आप ये भी मत भूलिए कि बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्री को उतारा है, जिसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आ गई। कमलेश्वर पटेल सिहावल से मैदान में, और सिहावल से कमलेश्वर पटेल पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। लगभग वही नाम है जो हम आपको बता रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, बिल्कुल, भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री हैं, पाटन से इन्हें उतारा गया है चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अगर बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव को भी अंबिकापुर से उतारा गया है, पारंपरिक सीट। बिल्कुल, अंबिकापुर पारंपरिक सीट। पाटन वो सीट रहेगी जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। सीतापुर अमरजीत भगत की सीट है। बड़ी चुनौती दरअसल ये बीजेपी के लिए, सीतापुर सीट को तोड़ पाना। ये भगत परिवार के पास लंबे अरसे से है। सीतापुर से अमरजीत भगत मंत्री भी हैं। इसके अलावा शिव कुमार डहरिया, जिससे आपने देखा अभी कि हमारी सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बार पक्का हम 75 प्लस जाएंगे। आरंग से शिव कुमार डहरिया को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। ललित, बिल्कुल, उमेश पटेल नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। बड़ी शहादत इस परिवार ने दी है। और ताम्रध्वज साहू मंत्री भी हैं ये भी। बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण से उतारा गया, जो कि गृह मंत्री हैं। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू को उतारा। तो ये वो बड़े चेहरे। आप देखिए, कवासी लखमा को भी कोटा से उतारा गया है, कांग्रेस के उम्मीदवार है ये, और आबकारी मंत्री भी हैं। तो ये वो बड़े धुरंधर चेहरे कांग्रेस पार्टी के, जिसका इंतजार था ललित कि कब आखिर कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी। आखिरकार जारी करेगी। आखिरकार लिस्ट जारी हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। गर्व है कि इन सुपर हीरोज की पढ़ी जाएगी।